डाइजेस्टिव, सर्कुलेटरी, ठीक है। तो पहले पढ़ लेते हैं ना, थोड़ा बहुत रिवीजन कर लेते हैं, फिर अपन इसमें से सवाल लगभग लगभग हो जाएंगे, बाकी अपन बाद में कोई देख लेंगे। तो सबसे पहले अपन सर्कुलेटरी देख ले रहे हैं, ठीक है। तो सर्कुलेटरी के अंदर अपन पहले देख चुके हैं कि तीन चीजों को अपन कंसीडर करते हैं, और ब्लड वेसल्स, और सर्कुलेटरी सिस्टम अपनी बॉडी के अंदर एक ऐसा ट्रांसपोर्ट सिस्टम है जो क्या करता है, न्यूट्रिएंट्स की बात करें, गैसेस की बात करें, ठीक है, एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट्स की बात करें, इनको क्या करता है, पूरी बॉडी के अंदर क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करता है, ठीक है। यानी कि ये चीजों को ट्रांसपोर्ट करने के लिए अपन को क्या चाहिए, ट्रांसपोर्ट मीडिया चाहिए। क्या चाहिए, ट्रांसपोर्ट मीडिया, और यही ट्रांसपोर्ट मीडिया क्या है, ब्लड, ठीक है। अब ये मीडिया है, और इस मीडिया को पंप करने के लिए एक पंपिंग ऑर्गन भी चाहिए, पंपिंग ऑर्गन चाहिए, और पंपिंग ऑर्गन क्या है, हार्ट। और ये जो ट्रांसपोर्ट मीडिया जिसके अंदर बहेगा, यानी कि इसके बहने के लिए क्या चाहिए, मार्ग चाहिए, और इनके बहने के लिए जो रास्ता या मार्ग जो है वो क्या होती है, ब्लड वेसल्स, ठीक है। तो सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर अपन ये देख लेंगे, ब्लड से स्टार्ट करेंगे अपन, या सबसे पहले हार्ट से स्टार्ट कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद में ब्लड के बारे में पढ़ के ब्लड वेसल करके ये पहले अपन कवर करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले अपन हार्ट के बारे में थोड़ी सी जनरल इंफॉर्मेशन समझ लेते हैं क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले अपन को ये पता है ये क्या है, पंपिंग ऑर्गन है, क्या है, पंपिंग ऑर्गन, पहला बात। पोजीशन कहां पे होती है इसकी, ठीक है। तो इसके लिए क्या है, इन बिटवीन बोथ लंग्स, ठीक है। और ये जो यहाँ पे कैविटी होती है, ये कौन सी कैविटी होती है, थोरेसिक कैविटी, कौन सी होती है, थोरेसिक कैविटी, ठीक है। हिंदी में इसको बोलेंगे वक्सीय गुहा, क्या बोलेंगे, वक्सीय गुहा, ठीक है। अब फेफड़ों के बीच में, मैंने क्या बोला, दोनों फेफड़ों के मध्य, है ना, फेफड़ों के मध्य, और फेफड़ों के मध्य यहां पे एक अपने एक अस्थि या हड्डी पाई जाती है, ठीक है, बोन, जिसका नाम क्या होता है, स्टर्नम या उरोस्ती, क्या नाम होता है। तो अपन बोल सकते हैं दोनों फेफड़ों के मध्य, उरोस्ती या स्टर्नम के नीचे, ठीक है। लेकिन स्लाइटली टिल्टेड टूवर्ड्स, यानी थोड़ा सा बाईं तरफ झुका हुआ, ये हार्ट की क्या है, पोजीशन। थोरेसिक कैविटी या वक्शीय गुहा के मध्य, दोनों फेफड़ों के मध्य, स्टर्नम के नीचे थोड़ा बाईं ओर झुका हुआ, ये क्या है, हार्ट की पोजीशन, ठीक है। फिर इसकी साइज क्या है, तो लगभग बंद मुट्ठी यानी कि फिस्ट के आकार का, क्या आकार है इसका, बंद मुट्ठी की तरह है, ठीक है। और लगभग 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 इसका जो है आकार होता है 12 सेंटीमीटर के आसपास, ठीक है। और अगर मैं इसके वेट की बात करूं, ठीक है, तो लगभग लगभग कितना होता है,
250 से 350 ग्राम। ये 250 तो फीमेल के अंदर है और ये किसके अंदर है, मेल के। बात क्लियर है? ठीक है, तो ये तो मैंने क्या क्या जनरल इंट्रोडक्शन या ओवरव्यू के बारे में बात करी। ठीक है, अब अगर हार्ट की मैं स्ट्रक्चर के बारे में बात करूं, किसके बारे में बात करूं, स्ट्रक्चर, तो आंतरिक रूप से हृदय में कितने कक्ष होते हैं, 4 कक्ष। कितने कक्ष है, 4। 4 के अंदर ऊपरी 2 छोटे आलिंद और निचले 2 बड़े नीले। ठीक है, क्लियर है? यानी कि 2 आलिंद और 2 नीले। ठीक है, अब ये जो इसके 4 चैम्बर है, यानी कि ये कौन सा हुआ, राइट आलिंद यानी राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है, अब इनके अंदर दोनों आलिंद के बीच में एक सेप्टम बना हुआ है, इसी प्रकार दोनों नीले के बीच में सेप्टम है, इसी प्रकार प्रत्येक आलिंद व प्रत्येक नीले के बीच में भी क्या है, सेप्टम या पट है, यानी कि 4 चैम्बर बने हुए। ठीक है, तो दोनों आलिंद के बीच का जो पट है उसको क्या बोलेंगे, अंतरा आलिंद पट, है ना। दोनों नीले के बीच में अंतरा नीले पट, और आलिंद व नीले के बीच में उसको क्या बोलेंगे, आलिंद नीले पट या एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम, यानी कि एवी। ठीक है, अब ये जो सेप्टम है, यहां पे बीच में यहां पे क्या है, एक छेद है, पोर है दोनों तरफ। ठीक है, अब इस पोर के ऊपर ऐसे क्या है, कपाट है। क्या है, ऐसे क्या है, कपाट। तो बाहीं तरफ जो कपाट है या लेफ्ट तरफ जो कपाट है, इसका नाम होता है बाइकस्पिड या मिट्रल वॉल। क्या होता है, बाइकस्पिड या मिट्रल, और इसका क्या नाम होता है, ट्राइकस्पिड। ठीक है, अब इसके अंदर ब्लड फ्लो कैसे होता है। ठीक है, तो ये जो हार्ट का राइट पोर्शन है और इधर वाला लेफ्ट। ठीक है, तो राइट वाला हमेशा क्या करता है, अशुद्ध रुधिर को प्राप्त करता है। किसको प्राप्त करेगा, अशुद्ध रुधिर। जबकि जो लेफ्ट पोर्शन है वो क्या करेगा, शुद्ध रुधिर को प्राप्त करेगा। अब इसके पास जो ये अशुद्ध रुधिर आया है, ये आया कहां से, तो ये कहां से आएगा, बॉडी या शरीर से आएगा, क्योंकि CO2 कहां बन रही है, शरीर की हर एक सेल के पास बन रही है। सेल अपना CO2 किस में डाल रही है, ब्लड के अंदर। ब्लड वहां से उसको कलेक्ट करके कहां पे लाके डालता है, राइट एट्रियम में। उसी प्रकार ये जो शुद्ध रुधिर है, यानी कि जिसके साथ क्या मिली हुई है, ऑक्सीजन मिली हुई है, और ऑक्सीजन को ब्लड के अंदर मिक्स करने का काम कौन करते हैं, फेफड़े। यानी कि ये जो रुधिर आएगा, ये कहां से आएगा, फेफड़ों से आएगा। अब चूंकि यहां पे अशुद्ध रुधिर आ रहा है, तो इधर भी क्या जाएगा, अशुद्ध रुधिर। इधर से शुद्ध आ रहा है, तो इधर भी क्या जाएगा, शुद्ध रुधिर। अब शुद्ध रुधिर के अंदर ऑक्सीजन मिक्स है, और ऑक्सीजन युक्त इस रुधिर को अपन को कहां पे पंप करना है, बॉडी के अंदर। तो ये वाला जो है लेफ्ट वेंट्रिकल, ये क्या करता है, शुद्ध रुधिर, शुद्ध रक्त को शरीर में पंप करेगा, शरीर में प्रवाहित करता है। जबकि ये क्या करता है, अशुद्ध रुधिर को शुद्ध करने के लिए कहां पे भेजता है, फेफड़ों के पास भेजता है। अब इसके पास ये जो अशुद्ध रुधिर आ रहा है, इसके पास जो ये शुद्ध रुधिर आ रहा है,
ये आता किससे? ठीक है, तो अपन इनके नाम लिख लेते हैं। बाइकस्पिड, ये कौन सा है? ट्राइकस्पिड। ठीक है, अब मैं क्या कह रहा हूं कि इसके पास इसी प्रकार इसके पास भी ब्लड आता है। ठीक है, अब यहां से जो ब्लड आ रहा है वो बड़ी सिराओं के द्वारा आ रहा है जिसका नाम क्या है? वेना कावा। और ये किसके द्वारा आ रहा है? पल्मोनरी ओवेंस, यानी कि फुफ्फुसीय सिराएं। किससे आएगा? फुफ्फुसीय सिराएं। ये क्या है? महासिरा। बात क्लियर है? अब ये जो वेना कावा या महासिरा है, बॉडी के ऊपरी भागों से तो क्या करेगी? अलग प्रकार की महासिरा लेके आएगी, और बॉडी के निचले भागों से क्या करेगी? अलग प्रकार की महासिरा लेके आएगी। तो जो महासिरा बॉडी के ऊपरी भागों से रक्त को लेके आती है उसको अपन क्या बोलते हैं? सुपीरियर वेना कावा। इसी प्रकार जो बॉडी के निचले भागों से रुधिर को लेके आती है उसको क्या बोलेंगे अपन? इंफीरियर वेना कावा। और यहां पे एक चीज अपन को और ध्यान रखनी, ऐसी वेन जो क्या करती है? हृदय की दीवार से अशुद्ध रुधिर को लाके किस में पटकती है? वेना कावा के अंदर पटकती है, और उसका नाम क्या होता है? कोरोनरी साइनस। क्या नाम होता है? ये क्या करती है? हृदय की दीवार से अशुद्ध रक्त कलेक्ट करती। क्या करेगी? हृदय की दीवार से अशुद्ध रुधिर को करेगी। तो अब इस पोर्शन की बात तो कर ली मैंने। यहां ये कौन सा है? राइट एट्रियम। इसी प्रकार राइट वेंट्रिकल के अंदर ये ब्लड यहां वाला अपना आप आ जाएगा। ठीक है, अब मैं बात कर रहा हूं कि इसके अंदर से जो अशुद्ध रुधिर है वो कैसे पंप किया जाएगा। ठीक है, तो यहां से जो अशुद्ध रुधिर पंप किया जा रहा है, यहां ये क्या है? पल्मोनरी आर्टरी। क्या है? पल्मोनरी आर्टरी। ठीक है, अब ये इसको ब्लड को कहां पे लेके जाएगी? फेफड़ों तक। फेफड़े इस ब्लड के अंदर क्या मिक्स करेंगे? ऑक्सीजन। अब ऑक्सीजन मिक्स करते ही ब्लड क्या हो गया? शुद्ध। और जैसे ही प्योर या शुद्ध हुआ, ऑक्सीजनेटेड हुआ, यहां से इसको एक दूसरी प्रकार की जो वाहिनियां जो है ब्लड को लेके आती है, और वो क्या होती है? पल्मोनरी वेंस। नहीं, ऐसा नहीं है। नहीं, मतलब जनरली कंसेप्ट कहाँ इसका अपवाद ऐसे, ये भी अपवाद है। और दूसरी अम्बिलिकल कॉर्ड जो होती है उसमें भी अपवाद होता है, सेम इसकी तरह होता है। ठीक है, अम्बिलिकल कॉर्ड जो प्लेसेंटा होती है ना, प्लेसेंटा जिसके साथ अटैच होते हैं उसको बोलते हैं अम्बिलिकल कॉर्ड। ठीक है, जो नाभि से अटैच रहती है। ठीक है, तो अम्बिलिकल कॉर्ड की जो अम्बिलिकल आर्टरी है, अम्बिलिकल आर्टरी, और वैन को बोलते हैं अम्बिलिकल वैन। ठीक है, तो आर्टरी के अंदर अशुद्ध रुधिर होता है और वैन के अंदर क्या होता है? शुद्ध रुधिर होता है। ठीक है, लेकिन जनरली अपन आर्टरी और वैन को कैसे परिभाषित करते हैं? सही तरीके से परिभाषित जब करना होता तो क्या करते हैं? जो धमनियां हैं या जो आर्टरीज है ये रक्त को हृदय से दूर लेके जाती है, और वेन्स जो होती है वो रक्त को क्या करती है? हृदय की तरफ लेके आती। ठीक है, तो देखो ये वैन है, हृदय की तरफ लेके आ रही है, ये भी एक तरह की वैन है
बड़ी वेन है, ये भी क्या कर रही है, रक्त को हृदय की ओर लेके आ रही, जबकि आर्टरी में पल्मोनरी आर्टरी भी हृदय से रक्त को दूर लेके जा रही है। और यहाँ पे अपन ये भी देखेंगे कि यहाँ पे क्या है, इससे किससे, लेफ्ट एट्रियम था ये, और ये लेफ्ट वेंट्रिकल, और लेफ्ट वेंट्रिकल से जो ब्लड को कहाँ पे लेके जाएगी, बॉडी के अंदर लेके जाएगी। तो ये क्या है, एओर्टा। क्या है, एओर्टा, या इसको क्या बोलेंगे अंग्रेजी में, हिंदी में महाधमनी। क्या है, महाधमनी। और महाधमनी क्या करेगी, शुद्ध रुधिर को पूरी बॉडी के अंदर पंप करेगी। ठीक है, अब यहां पे भी अपन ने बात करी थी कि हृदय की दीवार से अशुद्ध रुधिर को कलेक्ट करने का काम कोरोनरी साइनस कर रही है। तो हृदय की दीवार के अंदर शुद्ध रुधिर को सप्लाई करने का काम जो करती है वो कौन होती है, कोरोनरी आर्टरी। क्या होती है, और कोरोनरी आर्टरी, इसी के अंदर ब्लॉकेज की वजह से अपन को क्या आता है, हार्ट अटैक आता है। समझ में बात। ठीक है, तो एक तरीके से ये पूरी की पूरी ब्लड फिजियोलॉजी थी कि हार्ट के पास ब्लड किस किस से आता है और किस किस से जाता है। ठीक है, तो अशुद्ध रुधिर कौन लेके आता है, शुद्ध कौन लेके जाता है, अशुद्ध रुधिर को वापस फेफड़ों तक कौन लेके जाता है, फेफड़ों से शुद्ध रुधिर को कौन लेके आता है, हृदय का कौन सा भाग अशुद्ध रुधिर प्राप्त करता है, हृदय का कौन सा भाग शुद्ध रुधिर प्राप्त करता है, ये कोई भी चीज पूछे। बिल्कुल, सबसे पहले भाई आ कहाँ रहा, वेना कवाई आएगा। ठीक है, वेना कवाई। ठीक है, जनरली ये पूछेंगे नहीं ऐसे सबसे ज्यादा, लेकिन जनरली इंफॉर्मेशन के लिए बात कर सकते हैं अपन। ठीक है, तो इसमें से आपका कोई भी क्वेश्चन बन जाएगा, आपको गलत नहीं होगा। ध्यान रखना है कहाँ पे ब्लड आ रहा है, कौन लेके आ रही है, ये भी ध्यान रखना है। सुपीरियर और इंफीरियर वेना कावा, नाम वेना कावा आ जाए ना तो समझ लेना, ऐसे भी लिख लेता है कभी कभार वेना कावा। ठीक है, तो अपन ने तो माँ सिरा पढ़ लिया, माँ सिरा पढ़ लिया, लेकिन माँ सिरा पूछा ही नहीं, उसने वेना कावा पूछ लिया, तब वहां पर गड़बड़ हो जाएगी। इसलिए अपन को कोशिश रखनी है कि साथ का अंग्रेजी नाम भी याद रखना। ठीक है, क्या चीज, हाँ वो अभी कंडक्टिंग सिस्टम के अंदर पढ़ लेंगे। अब ये जो सिस्टम आ रहा है, हार्ट के पास ब्लड आ रहा है जा रहा है, ब्लड आ रहा जा रहा है, इसके लिए फिक्स टाइम है, यानी कि हार्ट जो पंप कर रहा है, इस पंपिंग का टाइम है, यानी कि कार्डिक साइकिल का जो इसका टाइम है, ये कितना है, 0.8 सेकेंड। ये सारी घटनाएं 0.8 सेकेंड के अंदर हो रही। ठीक है, तो इस दौरान हो क्या रहा है, तो इसको अपन बोलते हैं कार्डिक साइकिल। क्या बोलते हैं, कि हृदय के अंदर होने वाली घटनाओं को चक्रीय क्रम से दोहराना। हृदय में सारी चीज एक साइकिल 0.8 सेकंड के बाद हर एक घटना वापस दोहराई जाती, इसी को क्या बोलते हैं अपन, कार्डियक साइकिल। ठीक है, और इसकी ड्यूरेशन कितनी है, 0.8 सेकंड। ठीक है, अब इसमें हो क्या रहा है, मैंने क्या बोला, इसमें ये कौन सा है, राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है, इसमें भी ब्लड आया और इसमें भी ब्लड आया। ठीक है, ये तो कैसा है, अशुद्ध है, और ये कैसा है, शुद्ध है। ठीक है, यहां से यहां पे जाएगा, क्यों, क्योंकि यहां पे जो ये कपाट थे ये खुले पड़े, तो ये ऊपर वाले आलिन दोनों एक साथ भर रहे हैं ब्लड से, एक तरफ से उधर से शुद्ध आ रहा है और इधर की तरफ से अशुद्ध आ रहा है, दोनों एक तरफ से क्या हो रहे हैं, भर रहे हैं। तो ये जो इस दौरान जो ये वेंट्रिकल, यानी कि वेंट्रिकल की फिलिंग हो रही है, निलयों का भराव हो रहा है, तो ये जो निलयों का भराव हो रहा है ये पैसिवली हो रहा है। पैसिवली यानी कि अपने आप, कोई एनर्जी नहीं चाहिए, कोई पंपिंग या कोई संकुचन नहीं चाहिए। ठीक है, अपना आप जैसे ही उसमें ब्लड आया, क्योंकि ब्लड यहां पे जैसे आ रहा है, आ रहा है, उसका प्रेशर वहां पे ज्यादा है, तो उस ज्यादा प्रेशर से कम प्रेशर की ओर ब्लड अपना आप क्या हो रहा है, निलयों के अंदर आ जा रहा है। तो ऐसा जो पैसिवली फिलिंग होगी किसकी, निलयों की, 70% जो निले है ये अपना आप ऐसे भर जा रहे हैं, दोनों निले। तो ये जो निले की अपने आप भरने की जो अवस्था है, यानी कि जो आलिंदों में आया हुआ ब्लड अपना आप उसी ओर के निले के अंदर चला जाता है, और ये जो पहली कार्डिक साइकिल की अवस्था है इसको बोलते हैं जॉइंट डायस्टोल। डायस्टोल का मतलब शिथिलन,
डायस्टोल का मतलब क्या है? रिलैक्स, मतलब हार्ट के इस दौरान, इस अवस्था के दौरान हार्ट के जो चारों कक्ष या चैम्बर है ये क्या करते हैं? रिलैक्स करते हैं। बात क्लियर है? चारों रिलैक्स कर रहे हैं और आलिंदों में जो ब्लड आ रहा है वो अपना आप क्या चला जा रहा है? उसी और के निले के अंदर चला जा रहा है। ठीक है, अब 70% निलेयों की क्या हो गई? फीलिंग हो गई। अब निले के अंदर या वेंट्रिकल के अंदर ब्लड का प्रेशर बढ़ गया। ठीक है, जैसे जैसे इसके अंदर प्रेशर इंक्रीज हो जा रहा है, अब ऊपर जो ब्लड इसके अंदर आ रहा है वो निले के अंदर क्यों? नीचे से प्रेशर ज्यादा है, यानी ब्लड का प्रेशर नीचे ज्यादा है, ऊपर कम है, तो कम प्रेशर से ज्यादा प्रेशर के अंदर अपने आप पैसिवली तो ब्लड आ नहीं सकता, तो एनर्जी लगानी पड़ेगी, यानी कि संकुचन या कॉन्ट्रैक्शन करना पड़ेगा। किसको करना पड़ेगा? आलिंद को करना पड़ेगा। तो कार्डिक साइकिल की दूसरी अवस्था आती है, क्या होती है? एट्रियल सिस्टोल। क्या बोलते हैं? यानी कि आलिंद संकुचन। क्या है? आलिंद संकुचन। और ये आलिंदों में संकुचन है वो कितने टाइम के लिए होता है? 0.1 सेकेंड के लिए। 0.1 सेकेंड के लिए जैसे ही आलिंद संकुचन करते हैं, जो बचा खुचा 30% ब्लड है वो भी किस में आ जाता है? निलेयों के अंदर आ जाता है। यानी कि निले यहां पे इस अवस्था के अंदर 100% निले क्या हो जाती है? फिलिंग हो जाती। अब चूंकि निले अब क्या कर रहे हैं? रक्त से पूरी तरीके से भर गए, निलेयों के अंदर प्रेशर पीक पे ऊपर है, सबसे ज्यादा प्रेशर है यहां पे। अब इनको भी अपने अंदर जो ब्लड आया है उसको भी तो कहीं पंप करना है, लेकिन अभी पंप हो नहीं सकता। कारण कि ये जहां ब्लड को पंप करते हैं, जैसे कि ये इधर कर रहा है और ये इधर कर रहा है, ठीक है, तो यहां इसके ऊपर भी ऐसे कुछ अर्ध चंद्राकार कपाट लगे हुए हैं यहां पे। यहां पे कुछ अर्ध चंद्राकार कपाट लगे, इसी के ऊपर भी ऐसे आधे चांद की तरह ऐसे, जिसको बोलते हैं सेमी लूनर वॉल। एओर्टा के ऊपर लगा हुआ है तो उसको बोलते हैं एओर्टिक वॉल्व। एओर्टा के ऊपर है जो उसको क्या बोलेंगे? एओर्टिक वॉल्व। यहां महाधमनी चाप, हिंदी में क्या बोलेंगे इसको? महाधमनी चाप। और जो इस पल्मोनरी आर्टरी के ऊपर है इसको क्या बोलेंगे? पल्मोनरी। ठीक है, पल्मोनरी वॉल, या क्या बोलेंगे? फुफ्फुसीय चाप बोलो या फुफ्फुसीय धमनी चाप। ठीक है, ये दोनों चाप यहां पे ये बंद है, ये दोनों, तो ब्लड इसके अंदर दोनों चाप के अंदर जा नहीं सकता। अब ये तो अभी तक तो खुले थे, इनको अपन क्या बोल दे रहे हैं कि ये एवी वॉल्व है। कैसे है? आलिंद और क्या है? निले के बीच में। ए फॉर एट्रियम, वी फॉर वेंट्रिकल। अब इस वाले का नाम अलग है, इसका नाम का अलग है, दोनों का नाम अलग से नहीं लेके अपन एवी वॉल्व बोल दे रहे हैं सीधा। ठीक है, इधर वाला ट्राइगस्पिड बाइगस्पिड, लेकिन दोनों को मिला के अपन बोल रहे हैं कि एवी वॉल्व। अभी फिलहाल क्या है? खुले। क्यों? ब्लड अभी तुरंत आया था, लेकिन अब मैं इसको अधिक देर तक खुला नहीं रख सकता हूं, क्योंकि अगर मैंने निले के अंदर इनको बिना बंद किए पंप करा तो क्या होगा? ब्लड का बैक फ्लो क्या हो जाएगा? ऊपर हो जाएगा, जो कि नहीं होना चाहिए। तो इसके लिए मैं जब भी ये पंप करूं उससे पहले एक ऐसी कंडीशन आ जाएगी जिसके अंदर क्या कंडीशन है कि एवी वॉल्व को क्या करूंगा मैं? क्लोजर। एवी वॉल्व की जैसे ही क्लोजर होगी, हार्ट की जो पहली साउंड है वो कौन सी? लब सुनाई देगी। तो आपको पूछ ले हृदय की या प्रथम हृदय धमनी या फर्स्ट हार्ट साउंड जो है वो कब सुनाई देती है? तो कौन सी? किसकी वजह से? क्लोजर ऑफ एवी वॉल्व या एवी वॉल्व के बंद होने की वजह से। तो पूछ ले कि एवी वॉल्व बंद कब होता है? तो जब वेंट्रिकल में शुरुआत स्टार्ट हो जाए। स्टार्ट हो ही नहीं है,
शुरुआत में निलयों के अंदर संकुचन के आरंभ में संकुचन हुआ नहीं, जस्ट संकुचन से जस्ट पहले जो है वो क्या होंगे, एवी वॉल्व बंद होंगे। हाँ भाई, पूरा भरेगा तो क्या होगा, संकुचन होगा। संकुचन जस्ट कि संकुचन अब स्टार्ट हो ही रहा है, उससे पहले क्या हो गया, यानी कि इनिशियल ऑफ वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन क्या होगा, एवी वॉल्व की क्या होगी, क्लोजिंग होगी, बात पहली, और जिससे लब की अपन को साउंड सुनाई देगी। ठीक है, अब मैंने ये तो बात कर ली। अब क्या करो भाई, इस वेंट्रिकल के अंदर अब यहां पे जैसी इनकी क्लोजर हुई तो यहां पे एक ऐसी कंडीशन आ गई जब ये सेमिलुनर वॉल ये भी बंद है और एवी वॉल ये भी बंद हो गया, दोनों बंद है, तो इसके अंदर जो ब्लड है इसका प्रेशर बहुत ज्यादा क्या हो गया, बढ़ गया। पूरा जो चैम्बर है आपने क्लोज कर दिया, ब्लड किधर से भी नहीं जा रहा है, यानी उसके अंदर प्रेशर बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गया। और इंक्रीज होने की वजह से अब जो है इसके क्या है, इधर वाले और इधर वाले दोनों के दोनों सेमिलुनर वाल है जो है, ये दोनों के दोनों क्या हो जाएंगे, खुल जाएंगे, और ब्लड जो है तेजी से क्या अपनी ओर के चापों के अंदर क्या हो जाएगा, प्रवाहित। यानी जो लेफ्ट वेंट्रिकल है इसका जो है वो एओर्टिक वॉल से होता हुआ यहाँ पे किसमें, एओर्टा में चला जाता है, जबकि इस राइट वेंट्रिकल का जो है वो पल्मोनरी आर्क से होता हुआ किसमें चला जाता है, पल्मोनरी आर्टरी, यानी कि एक ब्लड को फेफड़ों के पास लेके जा रहा है और दूसरा ब्लड को कहां पे लेके जा रहा है, पूरे बॉडी के अंदर लेके जा रहा है। ठीक है, अब जा रहा है, यानी अब किसकी वजह से जाएगा, क्योंकि क्या करा, वेंट्रिकल ने कॉन्ट्रैक्शन। है तो सेकंड स्टेज के बाद में अपना तीसरा जो स्टेप कौन सा आएगा, वेंट्रिकुलर सिस्टोल। क्या आएगा, यानी कि निलय संकुचन। क्या आएगा, निलय में संकुचन। बात क्लियर है। और इसकी वजह से ब्लड पंप होता है कहां पे, एओर्टा में, पल्मोनरी, ठीक है। और इसी वेंट्रिकुलर सिस्टोल के शुरुआत में, ठीक है, क्या होता है, एवी वॉल्व की क्लोजिंग होती है। क्या होती है, एवी वॉल्व का क्लोजर होता है, और इसी की वजह से जो फर्स्ट हार्ट साउंड है जो कौन सी, लब अपीयर होती है। बात क्लियर है ये, ठीक है। अब मैंने बोल दिया वेंट्रिकुलर सिस्टोल, और इसका ड्यूरेशन कितना है, 0.3 सेकंड के लिए। ठीक है, अब वेंट्रिकुलर सिस्टोल हो रहा है, यानी कि वेंट्रिकल जो ब्लड से भरे हुए थे वो धीरे धीरे क्या हो रहे हैं, खाली हो रहे हैं, ब्लड जा रहा तेजी से। अब वापस प्रेशर उसके अंदर क्या हो गया, कम हो गया। अब प्रेशर इतना कम हो जाए, यानी वेंट्रिकल वापस रिलैक्स होना स्टार्ट हो रहे हैं, तो अगली इसके अगली स्टेप कौन सी आ जाएगी अपने पास, वेंट्रिकुलर डायस्टोल। मैं कार्डिक साइकिल के ऐसे स्टेप वाइज चीजें समझा रहा हूं। वेंट्रिकुलर डायस्टोल, अब वेंट्रिकल रिलैक्स हो गए, ब्लड से खाली हो गए वापस, तो क्या करना पड़ेगा, अब तो सबसे पहले मेरे को यह करना पड़ेगा कि जो मैंने क्या वापस मैं अगर फिलिंग करूं इसकी, वेंट्रिकल वापस फिलिंग होंगे, क्योंकि अब ये जो आ रहा है भाई, वेंट्रिकल ब्लड को जब पंप कर रहा है उसके पहले ही ऊपर एट्रियम में ब्लड आ रखा है, भर रखे हैं एट्रियम, वॉल बंद है अभी, क्योंकि तो इसलिए वहां उस वाला ब्लड वेंट्रिकल में नहीं आ पा रहा है, वेंट्रिकल अपना काम कर रहे हैं। ठीक है, ब्लड ऊपर से एट्रियम से दोनों एट्रियम जो है ब्लड से भर रखे हैं, लेकिन एवी वॉल बंद है तो वो वेंट्रिकल में ब्लड नहीं आ पा रहा है। तो अब वेंट्रिकल तो रिलैक्स हो गया, तो सबसे पहले वेंट्रिकल को क्या काम करना पड़ेगा, जो इसके जो सेमिलुनर वॉल है, एओर्टिक वॉल हो, वो भले बंद करने पड़ेंगे, ताकि उसके अंदर जब ब्लड आए तो वो क्या हो, प्रेशर डेवलप हो ताकि उसके अंदर। ठीक है, तो वेंट्रिकुलर डायस्टोल हो गया, यानी वेंट्रिकल। अब डायस्टोल की शुरुआत उसमें कहां पे हुआ, वहां पे एवी वॉल्व की क्लोजिंग कहां पे हुई,
वेंट्रिकुलर सिस्टोल की शुरुआती अवस्था के अंदर, जब वेंट्रिकुलर सिस्टोल स्टार्ट नहीं हुआ, स्टार्ट होने वाला ही था। लेकिन इन सेमिलुनर वॉल की क्लोजिंग कब होगी? एंड ऑफ द वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन, नहीं, वेंट्रिकुलर डायस्टोल। भाई डायस्टोल की शुरुआत हो रही है, भाई वेंट्रिकल रिलैक्स करना चालू कर दे रहे हैं, पूरी तरीके से रिलैक्स नहीं हुए, पूरी तरीके से रिलैक्स कब होंगे? एंड के अंदर। तो जैसे ही पूरी तरीके से वेंट्रिकल रिलैक्स कर हो जाएंगे, तब क्या हो जाएगा? सेमिलुनर वॉल जो होगा। क्यों? क्योंकि ब्लड अब उसके अंदर तो जा नहीं सकता, अब बस ऐसे ही पड़ा है ब्लड, उसके अंदर जितना ब्लड रह गया वो रह गया, ब्लड वहां से पंप नहीं हो सकता क्योंकि इतना प्रेशर नहीं है। ठीक है, तो वेंट्रिकुलर डायस्टोल यानी कि वेंट्रिकल रिलैक्स करने का जो आखिरी पड़ाव है, उसमें क्या हो जाते हैं, ये सेमिलुनर वॉल जो जहां से ब्लड गया था बॉडी के अंदर और फेफड़ों के अंदर, वो वापस क्या हो जाएंगे? बंद हो जाएंगे। जैसे ही सेमिलुनर वॉल बंद होते हैं तो इस दौरान क्या होंगे? सेमिलुनर या अर्धचंद्राकार जो कपाट है, ठीक है, सेमिलुनर वॉल जो है वो क्या होते हैं? बंद हो जाते हैं। और बंद होने की वजह से दूसरी हार्ट साउंड है जो सुनाई देती है, इसको क्या बोलते हैं अपन? डब। तो लब किसकी वजह से अपीयर होती है? एवी वॉल के बंद होने की वजह से। कब होता है वो पता होना चाहिए, कब होता है? वेंट्रिकुलर सिस्टोल। उसी प्रकार से डब किसके कारण अपीयर होती है? सेमिलुनर वॉल के क्लोजर की वजह से। ये क्लोजर होता कब है? कि एंड ऑफ द वेंट्रिकुलर डायस्टोल। ठीक है, अब लब और डबल की अपन ने बात कर ली। अब वेंट्रिकुलर डायस्टोल भी हो गया पूरी तरीके से, यानी कि इसके जो निले है या वेंट्रिकल है पूरी तरीके से रिलैक्स कर ले। ठीक है, तो अब क्या होगा? अब क्या होगा? पुनः जॉइंट डायस्टोल। तो अब इस वेंट्रिकुलर सिस्टोल के बाद में अपनी पुनः वही अवस्था आ जाएगी, जॉइंट डायस्टोल। ठीक है, और जॉइंट डायस्टोल के अंदर क्या होगा? वापस जो इसके एवी वॉल्व है, क्यों ऊपर एवी वॉल्व के ऊपर ब्लड का प्रेशर पड़ रहा है तो अपना आप, क्योंकि वो ऐसे ही खुलते हैं, इस तरीके से ही होते हैं, जैसे ही ऊपर प्रेशर आता है ऐसे खुल जाएंगे। तो जैसे ही ब्लड आया उससे प्रेशर खुल जाएंगे, तो अपने आप वापस अब क्या हो रही है? पैसिवली फीलिंग हो रही है, किसकी? वेंट्रिकल की। क्यों? क्योंकि जो आलिंद के अंदर ब्लड है वो अपना आप किस में आ रहा है? तो वापस कौन सी अवस्था? जॉइंट डायस्टोल। और जॉइंट डायस्टोल के अंदर हृदय के जो चारों के चैम्बर है वो क्या है? रिलैक्स अवस्था में रह रहे हैं, इसलिए तो बोलते हैं जॉइंट। जॉइंट का मतलब, जॉइंट वर्ड क्यों? सामूहिक रूप से सभी चैम्बर रिलैक्स कर रहे हैं। और इस जॉइंट डायस्टोल की जो ड्यूरेशन होती है वो कितनी होती है? 0.4 सेकेंड। कितनी होती है? 0.4 सेकेंड। और ये सब मिला के ऐसे तो सबको जैसे कि 0.1, 0.3, 0.4, ठीक है, और बाकी रिलैक्स के सबका मिला के करे तो 0.8 सेकेंड से ज्यादा चला जा रहा है, लेकिन ऐसा नहीं होता, सबको जोड़ नहीं सकते अपन। भाई जॉइंट डायस्टोल 0.4 सेकेंड के लिए जॉइंट डायस्टोल यानी कि रिलैक्स कर रहे हैं चैम्बर, तो पीछे बचा हुआ जो टाइम है उसमें क्या होंगे? कोई क्या कर रहा होगा? रिलैक्स है तो कोई क्या है? काम कर रहा है। भाई आलिंद रिलैक्स है तो वेंट्रिकल काम कर रहा होगा, सभी रिलैक्स कर रहे हैं। ठीक है, तो इसके लिए अपन एक साइकिल समझ लेते हैं फटाक से, ठीक है, ताकि उसे आइडिया हो जाए अपन को। ठीक है, मैं बाहर वाला जो गोला है वो किसके लिए है? एट्रियम के लिए। आउटर साइकिल किसके लिए है? एट्रियम यानी आलिंद। किसके लिए? आलिंद के लिए। ठीक है, और इनर जो साइकिल है वो किसके लिए है? वेंट्रिकल या निले के लिए। ठीक है, तो आउटर साइकिल और इनर साइकिल। और इसके मैंने कितने भाग कर दिए? 8 भाग कर लिए। और एक भाग है इसका टाइम कितना है? 0.1 सेकेंड। ठीक है, ठीक है, और कार्डिक साइकिल की ड्यूरेशन कितनी होती है? 0.8 सेकेंड। ठीक है, और अब मैं क्या कर रहा हूं, अगर
किसी भी साइकिल के अंदर कहीं पे भी मैं अगर इस तरीके से अगर करता हूं और इसके अंदर ऐसी अगर लाइनिंग कर रहा हूं मैं, तो समझ दाना ये क्या है, सिस्टोल है। क्या है, यानी कि संकुचन है। और अगर मैं इस बॉक्स को खाली छोड़ दे रहा हूं तो ये क्या है, डायस्टोल या शिथिलन है। ठीक है, ये पीछे से ध्यान रखना है अपन को। तो अब अपन देख लेते हैं कि सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूं। सबसे पहले संकुचन किस में स्टार्ट होता है, आलिंद में होता है। कितने टाइम के लिए होता है, 0.1 सेकंड के लिए। आलिंद कौन सा है, अंदर वाला है बाहर वाला? कौन सा साइकिल में आलिंद आलिंद को रिप्रेजेंट कर रहा हूं, बाहर वाले को कर रहा हूं। ठीक है, तो बाहर है साइकिल में, मैं एक 0.1 सेकंड उसको उसमें क्या कर दे रहा हूं मैं, यानी कि इसका मतलब आउटर साइकिल है, यानी आलिंद, और लाइनिंग कर दी, इसका मतलब क्या हो रहा है, संकोचन हो रहा है। यानी कि आलिंद में 0.1 सेकंड के लिए संकोचन हो रहा है। तो पीछे बचा हुआ जो भी आलिंद है उस टाइम पूरे 0.7 सेकंड के लिए आलिंद क्या करेंगे, रिलैक्स करेंगे। ठीक है, अब बात आती, जैसी आलिंद में संकुचन होता है उसके तुरंत बाद में किस में संकुचन होता है, वेंट्रिकल में। तो आलिंद में जैसी संकुचन खत्म हुआ, किस में संकुचन स्टार्ट हो गया, और वेंट्रिकल के लिए कौन सा साइकिल है, अंदर वाला। और वेंट्रिकल में साइकिल में संकुचन के 0.3, तो 0.1 हो गया, फिर ये 0.2, ठीक है, और ये क्या 0.3 सेकंड। यानी ये 0.3 सेकंड का ये जो ड्यूरेशन है, इसमें क्या है, वेंट्रिकल में कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है। 0.1, 0.2 और एक जो सेगमेंट है वो कितना 0.1 सेकंड का है, तो 0.1, 0.2 और 0.3। पीछे बचा हुआ जो पॉइंट क्या है, क्या 0.5 सेकंड। नहीं, मैं टोटल की बात कर रहा हूं। 0.3 सेकंड के लिए वेंट्रिकल कॉन्टेक्ट कर रहे हैं, और कार्डिक साइकिल की ड्यूरेशन कितनी है 0.8, तो पीछे कितना बना, तो 0.5 सेकंड के लिए पीछे बचा हुआ जो टाइम है उसमें आलिंद है, सॉरी निले या वेंट्रिकल है, वो रिलैक्स कर रहे हैं। बात क्लियर है? ठीक है, तो अब ऐसी कौन सी यहां पे अवस्था आ रही है जिसमें दोनों ही रिलैक्स कर रहे हैं, जो कहां पे ऐसा इसमें कहां दिख रहा है, जहां पे तो आप देख पा रहे हो यहां पे 1 2 3 4, इसमें वेंट्रिकल भी रिलैक्स कर रहे हैं, 1 2 3 4, इसमें क्या कर रहे हैं, एट्रियम भी रिलैक्स कर रहे हैं। अगर मैं इसको कंसीडर कर दूं तो इसमें आलिंद तो रिलैक्स कर रहा है लेकिन वेंट्रिकल कॉन्टैक्ट कर रहा है, इसमें भी आलिंद रिलैक्स कर रहा है, इसमें वेंट्रिकल कॉन्टैक्ट कर रहा है, इसमें भी आलिंद क्या कर रहा है, रिलैक्स कर रहा है, वेंट्रिकल कॉन्टैक्ट कर रहा है, लेकिन इसमें आलिंद कॉन्ट्रैक्शन कर रहा है, वेंट्रिकल रिलैक्स कर रहा है। पीछे बचा हुआ 0.4, 1 2 3 4। ठीक है, तो ये जो ड्यूरेशन दिख रही है आपको, कौन सी, ठीक है, ये क्या है, जॉइंट डायस्टोल, और इसका ड्यूरेशन कितना है 0.7। यानी हार्ट के अंदर कार्डियक साइकिल के दौरान जो घटनाएं होती हैं वो एक दूसरे से क्या होती है, लिंक्ड होती हैं, और एक दूसरे के ऊपर अधिव्यापित होती हैं। अधिव्यापित का मतलब क्या हुआ, एक के पीछे दूसरी छुपी हुई है। यहां पे देखो, मान लो ये कॉन्ट्रैक्शन की बात कर रहा हूं आलिंद के अंदर, सॉरी निले के अंदर, तो कॉन्ट्रैक्शन की बात करूं, इसका जो इस ड्यूरेशन के दौरान जो इसका टाइम था, किसका, आलिंद का, रिलैक्सन का, ये छुप गया। समझ में आई बात? तो एक घटना हो रही है साइमल्टेनियसली, उसके साथ दूसरी घटना हो रही है, लेकिन अपन क्या कर रहे हैं, एक टाइम पे एक ही ऑब्जर्व कर पा रहे हैं। समझ में आई बात? ठीक है, तो ये एक कार्डिक साइकिल को रिप्रेजेंट करने के लिए क्या है, पाई डायग्राम है। फॉर कार्डियक साइकिल। ठीक है, तो इससे अपन कंफ्यूजन नहीं होगा, किसी का भी अपन ड्यूरेशन पूछ लेना कि भाई इसका टाइम क्या होता है, फटाक से पाई डायग्राम बनाया, किसका पूछ रहा है, इसका पूछ रहा है, कितना टाइम, फटाक से निकल जाएगा। ठीक है, तो ये था कार्डियक साइकिल। तो हार्ट के पास ब्लड कैसे आता है, कौन लेके जाता है, किधर लेके जाता है, किसके द्वारा आता है, कार्डियक साइकिल क्या होता है। ठीक है, अब इस दौरान, ठीक है,
अपन एक तरीके से कंडक्टिव सिस्टम भी देख लेते हैं इसके अंदर। क्या देख लेते हैं? कंडक्टिव सिस्टम, यानी हार्ट के अंदर श्रवण तंत्र, और अपन ये बोलते हैं कि हार्ट अपना जो है वो कैसा होता है? मायोजेनिक होता है। कैसा होता है? यानी कि न्यूरोजेनिक नहीं होता। तो इसको संकुचन के लिए जो आवेग मिलते हैं या इंपल्स मिलते हैं नर्वस सिस्टम या तंत्रिका तंत्र से नहीं मिल के, क्या इसके पास खुद का ही सिस्टम होता है। खुद का ही क्या होता है? कंडक्टिव सिस्टम। यानी कि इसकी जो हृदय की पेशियां हैं या कार्डियक मस्कल है वो रूपांतरित होकर क्या बना लेती? नोडल फाइबर बना लेती। ठीक है, जिसको क्या बोलते हैं? एसए नोड और एवी नोड। ये क्या करते हैं? अपने आप आवेग पैदा करने में सक्षम होते हैं, यानी कि ऑटोजेनिक होते हैं, ये खुद अपना काम कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर मैं देखूं, यानी इसके अंदर क्या है? नोडल टिश्यू है। क्या है इसके अंदर? और नोडल टिश्यू है क्या? हृदय की पेशियां रूपांतरित हो गई है। मैक्सिमम पेशियां तो क्या कर रही है? संकुचन में काम कर रही है, लेकिन कुछ पेशियां वहां पे क्या होगी? रूपांतरित होकर किसका निर्माण कर लिया? नोडल टिश्यू का। और नोडल टिश्यू भी हार्ट में दो प्रकार के, एक तो होता है एसए नोड होता है, और एक क्या होता है? एवी नोड। तो आवेग कहां से कहां जाता है? सबसे पहले एसए नोड जनरेट करता है आवेग को। एसए नोड से कहां पे जाता है? एवी नोड। एवी नोड से बंडल ऑफ हिज। ठीक है, और बंडल ऑफ हिज जो है हार्ट की दोनों तरफ से ऐसे दीवार के अंदर चले जाते हैं, और उससे फिर छोटे छोटे तंतु निकलते हैं, उनको क्या बोलते हैं? पुरकिंजे तंतु या पुरकिंजे फाइबर। ठीक है, और इस पुरकिंजे फाइबर जो है हृदय की दीवार में पूरा का पूरा कंडक्शन कर देते हैं, और फिर क्या होता है? वेंट्रिकल की दीवार में कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, तो एट्रियम आलिंदों में संकुचन किसकी वजह से होता है? ऐसे नोड की वजह से। तो ऐसे नोड में कोई गड़बड़ आ जाती है तो उसकी वजह से आलिंदों का संकुचन क्या होगा? प्रभावित होगा। ठीक है, तो उसके इसमें क्या होती है? हार्ट की एफिशिएंसी कम हो जाती है, तो इसमें क्या होता है? इसकी जगह पे कृत्रिम पेस मेकर लगाते हैं, बैटरी लगाते हैं बाहर से। ठीक है, तो वो किसकी जगह पे लगाते हैं? इस ऐसे नोड की जगह पे लगाते हैं। ठीक है, फिर ऐसे नोड से आवेग एवी नोड में, और एवी नोड खुद में भी क्या होता है? कम से कम 50 या 45 से 50 के आसपास क्या होता है? आवेग पैदा करने की क्षमता होती है। तो अगर ऐसे नोड से आवेग नहीं भी मिले तो एवी नोड जो है आवेग आगे थोड़ा बहुत ट्रांसफर कर सकता है, लेकिन इसमें हार्ट की बीट जो है बंद नहीं होती, लेकिन थोड़ी सी क्या हो जाती है? गड़बड़ा जाती है। ऐसे नोड होने की वजह से वो क्या होता है? हार्ट बिल्कुल ही एकदम सही पेस के ऊपर काम करना चालू करता है। बिल्कुल तो नहीं, क्यों? क्योंकि इससे जो आवेग आया था वो आगे ट्रांसफर ही नहीं होगा, तो आगे तो बल्ब फ्यूज हो गया पूरा ही। भाई देखो, मान लो जैसे कि एक स्विच है यहाँ पे, ये ऐसे नोड है मान लो, एक दूसरा स्विच बीच में है। ठीक है, फिर यहाँ पे कोई एक बल्ब जल रहा है। ठीक है, अब ये बढ़िया से काम कर रहे हैं तो बल्ब भी बढ़िया से जल रहा है। ठीक है, अब यहां से सप्लाई, इधर से एक और सप्लाई मान लो। ठीक है, दो सप्लाई मिल सकती है। मान लो ये ऐसे नोड वाले सप्लाई बंद हो गई, और मान लो उधर वाली नहीं हो, फिर भी एक तरीके से अगर मान लो इसके केस में ऐसा नहीं होता तो इसको अगर माने भी नहीं, ठीक है, ऐसा भी मान ले कि भाई ये ऐसे नोड वाली सप्लाई बंद हो गई, और कंडीशन ये है कि ये वाला जो स्विच है ये खुद अपना क्या सप्लाई चालू कर सकता है, इसके पास खुद की सप्लाई भी है। तो उस कंडीशन में बल्ब जो जगेगा तो मतलब चमकेगा, लेकिन थोड़ा सा डिम होगा, होगा तो सही। किसके केस में? ऐसे नोड नहीं होगा तब। इसमें कैपेसिटी है, लेकिन अगर इसमें फुल कैपेसिटी है, बीच वाला स्विच उड़ गया, तो इसके वाली कैपेसिटी क्या इसके पास पहुंच पाएगी? क्या नहीं पहुंचेगी, तो ये बल्ब जो है बिल्कुल भी नहीं जगेगा। हाँ, 70% तो अपना जा रहा है, हाँ काम आ जाएगा। बस इसलिए तो, और वेंट्रिकल का ब्लड अगर आगे नहीं जा रहा है तो बॉडी में नहीं जा रहा है, और बॉडी में बिल्कुल भी नहीं जा रहा है, तो क्या होगा? इसी में हो जाएगा, CO2 बढ़ जाएगी बॉडी के अंदर, आदमी खत्म। ठीक है, तो यही तो होता है किस में? कार्डियक अरेस्ट में। क्या
कार्डियक अरेस्ट में यही तो होता है, अचानक आदमी खड़ा खड़ा गिर गया तो सीपीआर जो देते हैं वो किसको देते हैं, कार्डियक अरेस्ट वाले व्यक्ति को देते हैं, ताकि क्या पता ऐसे नोड या सॉरी एवी नोड के ऊपर क्या ब्लॉक तो हार्ट अटैक के अंदर होती है, अलग है बिल्कुल अलग। इसमें तो क्या है, ये नॉर्मल कार्डियक अरेस्ट बच्चे को भी हो सकता है, छोटे बच्चे को भी हो सकता है, किसी एज के व्यक्ति को हो सकता है, कोई पता नहीं है कि कार्डियक अरेस्ट किसको हो सकता है। लेकिन हार्ट अटैक किसको, जो सही तरीके से हेल्दी नहीं है, ओबेसिटी मेंटेन कर रखा, ज्यादा फैट वाला खाना खा रहा, ज्यादा खा रहा है, तो उसमें क्या होगा, जो कोलेस्ट्रॉल है और कैल्शियम वगैरह जो है वो कोरोनरी आर्टरी के अंदर जमा होने की वजह से कोरोनरी आर्टरी की दीवार कठोर हो जाती है, और जैसी कठोर होती है तो उसके अंदर प्लाक जमा हुआ है, अब वो वहां से फैल नहीं सकती, नहीं फैल सकती तो क्या होगा, ब्लड का प्रेशर वहां पे आएगा नहीं आएगा, तो उस वजह से क्या होगा, उसके अंदर रप्चर हो जाएगी, उसकी दीवार रप्चर होगी तो वहां पे क्या होगा, लीकेज हो जाएगा, और वहां पे क्या हो जाएगी, आदमी की डेथ। ब्लड कम पहुंच रहा है, और जनरली ब्लॉकेज की वजह से जब तक रप्चर नहीं होती उससे पहले ब्लड कम पहुंच रहा है, अब कम पहुंच रहा है, हार्ट की मसल को तो क्या चाहिए, कंटिन्यूसली ऑक्सीजन चाहिए, क्योंकि कंटिन्यूसली काम कर रही है, और ऑक्सीजन जैसे ही उसको नहीं मिलती तो उसकी मसल डेड हो जाती है, और हार्ट की मसल का डेड होना ही तो क्या कहलाता है, हार्ट अटैक कहलाता है। अब पहले हार्ट अटैक के अंदर कितने परसेंट मसल डैमेज हुई वो उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि अटैक कैसा आया, 30% डैमेज हुई, 70% हार्ट तो काम कर रहा है तो चलेगा, फिर थोड़ी सी और डैमेज हो गई, ध्यान नहीं रखा तो और ज्यादा खराब होगा तो दूसरा अटैक आएगा, ऐसा किसी का पहले अटैक में 50% डैमेज हो गई, ठीक है, तो वो डिपेंड करता है कि जो ब्लॉक है वो कैसा है। तो उस कंडीशन में क्या करते हैं, या तो एंजियोप्लास्टी करते हैं जिसमें एक कैथेटर डाल के उसको क्या करते हैं, घोलते हैं, ठीक है, ऐसे करते हैं, जैसे कि मान लो ये कोरोनरी आर्टरी, ठीक है, यहां पे क्या है, ब्लॉक बन गया, ब्लॉकेज हो रहा है, फ्लो क्या हो गया, रेस्ट्रिक्ट हो गया, ब्लड यहां पे क्या हो रहा है, आगे कम पहुंच पा रहा है, तो या तो क्या करो, यहां कहीं से भी डालो, क्या करो, एक छोटा सा पतली सी बिल्कुल माइक्रो बहुत वो डाल के इसको क्या करते हैं, ऐसे यहां से इसके ऊपर ऐसे करते हैं, इसको घोलने की कोशिश करते हैं, ये डिसॉल्व नहीं हुआ, कोशिश कर ली नहीं हुआ, तो इसके लिए फिर बाद में क्या ऑप्शन है, कोरोनरी बाईपास सर्जरी। बाईपास में क्या करते हैं, इंटरनल मेमोरी आर्टरी या पैर की कोई सिपेलिंग आर्टरी या टेफ्लॉन से मिली हुई कोई कृत्रिम आर्टरी या बाहर से लेके उसको क्या करते हैं, यहां से रक्त को बाईपास कर देते हैं, तो अब ये वाला सर्किट बंद कर दिया और ब्लड यहां से अपना आप इसमें जा रहा है, तो ब्लॉकेज है ही नहीं, तो कोई दिक्कत नहीं, इसको बोलते हैं कोरोनरी बाईपास सर्जरी। समझ में बात, ठीक है। पेसमेकर ऐसे नोट करते हैं, ये भी नोट तो करने की नौबत ही नहीं आएगी, वो हॉस्पिटल पहुंचेंगे पहले ही वो तो सेकंड के अंदर आदमी की डेथ, ठीक है, तो उसको कार्डियक अरेस्ट। और याद रखना कोई भी डेथ किसी की कारण हो, किसी आदमी की डेथ किसी भी कारण की वजह से हो, उसका अंतिम जो डेथ के दौरान अंतिम घटना होती है उसकी वो कार्डियक अरेस्ट होती है। जब तक उसमें कार्डियक अरेस्ट आदमी को नहीं आएगा तब तक उस आदमी की डेथ नहीं होगी, किसी कारणों की वजह से हो, भले चाहे किसी कारण की वजह से आदमी मर रहा हो, उसका लास्ट जो होता है कारण वो क्या है, कार्डियक अरेस्ट। जैसे ही कार्डियक अरेस्ट होगा तो आदमी की डेथ होगी। भाई आप मान लो कोई बीमार है, किसी कारण वजह से किसी चीज को क्या हो रहा है, किसी को आदमी को कुछ हो गया, तो उसकी डेथ होने के लिए सबसे लास्ट जो घटना उस बॉडी में उसमें बॉडी में होगी वो क्या होगी, कार्डियक अरेस्ट। यानी कि आपकी ईसीजी एकदम फ्लैट हो जाएगी, हार्ट बिल्कुल भी काम करना बंद करेगा, तो ब्रेन में ऑक्सीजन नहीं जाएगी, ब्रेन डेड हो गया। तो सीपीआर में करते क्या आदमी, एक तो क्या करता है, क्या पता बैटरी, इलेक्ट्रिकल चीज ही है, बैटरी है, तो क्या पता उस प्रेशर की वजह से वो वापस काम करना चालू हो जाए, पहली बात तो ये। दूसरा, उसको लगातार पंप करते रहो ताकि हार्ट थोड़ा बहुत पंप हो तो थोड़ी बहुत ऑक्सीजन ब्रेन के अंदर जाए, ताकि ब्रेन तब तक, अगर हार्ट तब तक सही मान लो काम, हार्ट काम करना चालू मान लो उस वजह से हो गया, लेकिन ब्रेन तो डेड हो गया, तो ताकि मान लो हार्ट काम कर जाए ऐसा करने से, तो उससे पहले ब्रेन को तो सर्वाइव करके रखो, तो वो सीपीआर का कंसेप्ट होता है, कार्डियो पल्मोनरी रिससाइटेशन। ठीक है, आजकल ये बहुत ट्रेंड में है, सीपीआर वाला चल रहा है। ठीक है, तो ये है अपना अब ये हो गया। फिर ब्लड, तो ब्लड में कंपोनेंट अपन को याद रखना है, बस ये इसको तो पढ़ने वाली चीज है, थोड़ा सा बता दे रहा हूं। ठीक है, ब्लड के अंदर क्या है, दो कंपोनेंट है, क्या है, रक्त प्लाज्मा और रक्त केशिकाएं या कोशिकाएं। ये इसका 55% भाग है, ये कितना परसेंट भाग है, 45%। ठीक है, प्लाज्मा में क्या होता है, प्लाज्मा प्रोटीन होते हैं,
एल्बुमिन, ग्लोब्यूलिन, फाइब्रिनोजन, ठीक है। फिर इसके अलावा न्यूट्रिएंट्स होते हैं इसके अंदर, आयंस होते हैं, कुछ हार्मोन्स होते हैं, ठीक है। और मैक्सिमम जो है 90 से 92% क्या होता है, वाटर होता है। ये तो है प्लाज्मा का संगठन। फिर रक्त केशिकाएं, तो इसमें मैंने बोलता हूं कि 3 प्रकार की आरबीसी होती है, डब्ल्यूबीसी होती है और प्लेटलेट्स, ठीक है। आरबीसी क्या है, लाल रक्त कोशिकाएं हैं, ठीक है। रेड ब्लड सेल्स, इनका लाल रक्त या लाल रंग क्यों होता है, इनमें एक ऑक्सीजन स्टोरिंग क्या होता है, हीमोग्लोबिन, जिसके अंदर क्या होता है, आयरन होता है। और आयरन भी कौन सी ऑक्सीकरण अवस्था में होता है, Fe+2 अवस्था में होता है, ठीक है। फिर इसका काम क्या है, केवल और केवल काम क्या है, ऑक्सीजन को ले जाने वाली गाड़ी है बस, बाकी इसका कोई काम नहीं है। ये इसीलिए बनी है, क्या काम करो, इसी वजह से तो इसके केंद्रक वगैरह बाहर निकाल दिए सारे, कुछ भी नहीं है इसके अंदर। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अलावा इसके अंदर और अंदर कोशिका द्रव्य है और हीमोग्लोबिन पड़ा, बाकी कुछ भी नहीं है, ठीक है। और ऑक्सीजन को, और एक टाइम पे कितनी सवारी बैठा सकती है ये ऑक्सीजन की, 4। कितनी सवारी बैठाती है, 4। और 4 सवारी जब नॉर्मल बॉडी, नॉर्मल कंडीशन के अंदर, रेस्टिंग कंडीशन, नॉर्मल कंडीशन है, तो चारों सवारी जो हीमोग्लोबिन के ऊपर बैठी है, वो चारों को वो खाली नहीं करता बॉडी के अंदर जाके, एक को खाली करता है केवल, 3 उसके ऊपर बैठी रहती है, वापस जाके फेफड़ों में एक जो खाली हुई सीट उसके ऊपर वापस भर लेता है। लेकिन जैसे ही एक्सेसिव एक्सरसाइज करते हैं तब क्या करता है, बाकी वाली सवारी को भी वो क्या करता है, रिलीज करता है, क्योंकि टिश्यू या सेल के अंदर ऑक्सीजन की डिमांड जो है वो क्या करी, बढ़ गई। क्यों, रेस्पिरेशन फास्ट हो रहा है, CO2 ज्यादा बन रही है, वहां पे ग्लूकोज ज्यादा कंज्यूम हो रहा है, माइटोकॉन्ड्रिया लगातार काम कर रहे हैं, तो वहां पे क्या चाहिए, लगातार ऑक्सीजन चाहिए, ठीक है। हार्ट भी क्या करेगा, ज्यादा फास्ट उसकी क्या हो, बीट ज्यादा हो जाती, ताकि वो क्या हो, ब्लड को भी ज्यादा क्या करे, पंप करे, ठीक है। तो ये तो है ब्लड के बारे में। और आरबीसी के बारे में, तो आरबीसी की संख्या कितनी होती है, ठीक है। आरबीसी का निर्माण कहां पे होता है, ठीक है, बोन मैरो में होता है, ठीक है। और बाकी सारी चीजें, वो सारी इंफॉर्मेशन समझने लायक कुछ उसमें है नहीं। फिर आती है अपने पास डब्ल्यूबीसी, काम क्या, ये इम्यून सेल्स होती है, व्हाइट ब्लड सेल्स होती है, इम्यून सेल्स होती है, इसमें कोई भी प्रकार का हीमोग्लोबिन वगैरह नहीं होता है, ठीक है। और डब्ल्यूबीसी में भी अलग अलग प्रकार होते हैं, सबका क्या क्या काम है, किन का क्या परसेंटेज है, वो ध्यान रख लेना, ठीक है। कौन कौन सी होती है, इयोसिनोफिल्स, बेसोफिल और न्यूट्रोफिल्स। जैसे कि डब्ल्यूबीसी, ठीक है, डब्ल्यूबीसी में 2 प्रकार का है। एक तो ऐसी डब्ल्यूबीसी जिसके कोशिका दरों में कुछ कणिकाएं पाई जा रही है, ग्रेन्यूल्स पाई जा रही है, कुछ क्या है, कणिकाएं जो विशिष्ट प्रकार का कलर लेती हो, ठीक है। तो जिनमें ये ग्रेन्यूल्स या कणिकाएं हैं उनको बोलते हैं ग्रेनुलोसाइट्स। क्या बोलते हैं, या कणिकामय डब्ल्यूबीसी, क्या बोलते हैं, कणिकामय डब्ल्यूबीसी। और जिसके अंदर नहीं है उनको क्या बोलेंगे, ए ग्रेनुलोसाइट्स या अकणिकामय, ठीक है। तो इसके अंदर जो आती है, एक तो आती है सबसे पहली इयोसिनोफिल्स, दूसरी होती है बेसोफिल्स और न्यूट्रोफिल्स। इयोसिनोफिल्स, बेसोफिल्स और न्यूट्रोफिल्स, ठीक है। और इयोसिनोफिल्स में क्या है, ये ऐसी डब्ल्यूबीसी है जो, पहली बात तो इसके अंदर जो ये कणिकाएं हैं, ये क्या होती है, एक अभिरंजक पदार्थ होता है या डाई होती है जिसका नाम होता है इयोसिन। क्या नाम होता है, इयोसिन। और ये किस प्रकृति की होती है, एसिडिक नेचर की होती है। तो इसकी जो कणिकाएं हैं वो अभिरंजित होती है, किसकी वजह से, किससे होती है, इयोसिन से, ठीक है। तो इसलिए इसका नाम पड़ गया इयोसिनोफिल्स। और चूंकि किससे, एसिडिक से होती है, तो इसका एक दूसरा नाम भी होता है एसिडोफिल्स, ठीक है। अब इन इयोसिनोफिल्स का काम क्या होता है, मेनली आपके पैरासाइटिक इन्फेक्शन में काम करेगी। ये पैरासाइट का इन्फेक्शन जब होता है तो उस दौरान सबसे ज्यादा काम करने का काम कौन करती है, इयोसिनोफिल्स। और दूसरा
थोड़ा बहुत रोल इसका क्या होता है, एलर्जी रिएक्शन में भी होता है। पैरासाइट परजीवी, आंतरिक पैरासाइट या बाह्य पैरासाइट होता है ना, हाँ पैरासाइट फॉर्म में हो सकता है, ठीक है, वायरस पैरासाइट की तरह भी काम करता है। इसके अलावा जैसे कि जैसे कि लीवर फ्लूक है, ठीक है, टीनिया सोलियम, ऐसे कुछ पैरासाइट भी होते हैं, इंटरनल भी होते हैं। प्लाज्मोडियम एक प्रकार का पैरासाइट है, मलेरिया, हाँ ठीक है। तो पैरासाइटिक इन्फेक्शन के अंदर ये काम करती है, और आपके एलर्जी रिएक्शन कोई भी हो रही है बॉडी के अंदर, एलर्जी हो गई आपको, ठीक है, उस दौरान जो है यूसिनोफिल्स का नंबर जो है वो क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, इसको बोलते हैं यूसिनोफिलिया, ठीक है। फिर तो इसलिए जैसी डॉक्टर सीबीसी करवाता है उसमें यूसिनोफिल्स का नंबर जैसी बढ़ा हुआ मिलता है तो वो बोला आपको एलर्जी है, आपको क्या है, एलर्जी है, ठीक है। फिर बेसोफिल्स, इनका मेन काम होता है एलर्जी रिएक्शन के अंदर, ठीक है। क्या तो आपको किसी चीज से एलर्जी होती है, किसी चीज से एलर्जी, मान लो कि डस्ट से होती है, किसी चीज से भी एलर्जी होती हो, ठीक है, उसका कारण क्या है, बेसोफिल्स। एलर्जी करवाने का काम कौन करती है, बेसोफिल्स। क्यों, ताकि जैसे कि छींक, छींक एक प्रकार की क्या एलर्जी रिएक्शन है, स्नीज, खांसना क्या है, एलर्जी रिएक्शन है, ठीक है। तो उसमें क्या है, ये ईओसिनोफिल्स ऐसा चीज क्यों करवा रही है, ये इसलिए करवा रही है ताकि जो भी फॉरेन पैथोजन या कोई डस्ट पार्टिकल अंदर गया वो बाहर आ जाए, ट्रीट करती है बेसोफिल्स। इस वजह से वो क्या करती है, एलर्जी अपने बॉडी के अंदर क्या करती है, कॉज करती है, ठीक है। फिर आती है न्यूट्रोफिल्स। तो ये बेसोफिल्स जो है, जैसे जैसे ये क्या कर रही थी, एसिडिक डाई से स्टैन हो रही थी जिसका नाम ईओसिना, उसी प्रकार जो बेसोफिल्स है एक बेसिक डाई, यानी सारी डाई से अभिरंजित होती है, जिसका नाम होता है मिथाइलिन ब्लू, ब्लू कलर की डाई होती है, ये रेड कलर की होती है, ये ब्लू कलर की, मिथाइलिन ब्लू से होती है, इसलिए नाम इसलिए पड़ गया इसका बेसोफिल। और न्यूट्रोफिल किसी भी प्रकार की कोई डाई से क्या होती है, अभिरंजित, इसकी जो कणिका है वो न्यूट्रल रहती है, किसी से भी अभिरंजित नहीं होती है, इसको बोलते हैं न्यूट्रोफिल्स। और ये जो होती है ये क्या होती है, फेगोसाइटिक सेल्स होती है। क्या होती है, फेगोसाइटिक, बक्सक कोशिकाएं होती है, यानी कि लाइसोसोम की तरह काम करती है। जो भी पैथोजन आया उनको नॉन स्पेसिफिक वे में, नॉन स्पेसिफिक मतलब विशिष्ट कुछ नहीं है, कोई भी पैथोजन आया इसको कोई लेना नहीं, इसको यही बोल रखा है इसको खाना है तेरे को, अविशिष्ट रूप, विशिष्ट नहीं है, ऐसा नहीं है कि मैं ये पैथोजन आएगा उसी के अगेंस्ट काम करूंगी, ऐसा नहीं है, नॉन स्पेसिफिक होती, कोई भी आया इसका काम है भक्षण करना उसका। तो ये क्या होती है, फेगोसाइटिक सेल होती है। इसका दूसरा नाम होता है, इसको माइक्रो पुलिसमैन भी बोलते हैं, माइक्रो, छोटा पुलिसमैन। पहले बड़े पुलिसमैन को नहीं बुलाया जाएगा, पहले छोटे, यानी कि पैथोजन आएगा तो सबसे पहले कोशिश कौन करेगी, न्यूट्रोफिल्स करेगी, उसको खा के क्या करे, खत्म कर दे। नहीं, ये तो अलग अलग तरह स्पेसिफिक जनरल वे में काम कर रही है, सारी जनरल वे में ही काम कर रही है, ठीक है। अब क्या हुआ कि यहां से भी पाला नहीं पड़ा, पार नहीं पड़ा, न्यूट्रोफिल तक हुआ, माइक्रो, इसने भी कोशिश कर दी, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस माइक्रो पुलिसमैन, इसने कोशिश करी, पैथोजन एलिमिनेट नहीं हुआ, तो फिर बारी आती है किसकी, ग्रेनुलोसाइट्स की, ठीक है। और इसमें दो प्रकार की सेल्स है, कौन सी, मोनोसाइट और लिम्फोसाइट। और मोनोसाइट जो है ये छोटी बक्सक कोशिकाएं हैं, तो मोनोसाइट क्या है, बड़ी, काम इसी की तरह ही करती है, ये किसकी तरह, न्यूट्रोफिल्स की तरह ही। अब इसमें इसके कोशिका दरों में कणिकाएं नहीं, इन दोनों के अंदर, इनको बोलते हैं अकणिकामय या एग्रेनुलोसाइट्स, डब्ल्यूबीसी। तो मोनोसाइट भी क्या है, इसको बोलते हैं मैक्रो पुलिसमैन, बड़ा पुलिसमैन, काम इसी की तरह करता है, नॉन स्पेसिफिक वे में क्या करता है, फेगोसाइटोसिस करता है, किसका, पैथोजन का, यानी कि उनको भक्षण करके लाइसोसोम की तरह काम करता है, ठीक है। अब इससे भी काम नहीं चला भाई, आपकी बॉडी के अंदर जो फेगोसाइटिक सेल्स थी, ठीक है, उनसे काम चला ही नहीं। क्यों, बेचारी क्या थी, नॉन स्पेसिफिक थी। कैसी थी, नॉन स्पेसिफिक। अब नॉन स्पेसिफिक क्यों, ये कुछ योजना नहीं बना रही थी, इनके पास कोई किसी तरह की कोई योजना या स्ट्रेटेजी नहीं है।
जो काम आता है इनको इन्होंने कर लिया, ठीक है। तो अब बॉडी को क्या करना पड़ेगा, स्पेसिफिक होना पड़ेगा। क्या होना पड़ेगा, स्पेसिफिक होना पड़ेगा। और इसके लिए फिर क्या होती है अपने अंदर, लिम्फोसाइट्स, ठीक है। लिम्फोसाइट भी बी लिम्फोसाइट्स होती है, टी लिम्फोसाइट्स होती है। जनरली आपकी ब्लड सेल बनती कहाँ पे, पूरी ब्लड सेल कहाँ पे बनती है, बोन मैरो के अंदर, ठीक है। तो ये बी वाली है, बन तो बोन मैरो के अंदर रही है। इनका परिपक्वन भी कहां पे होता है, बी वाली का, बोन मैरो में। तो इसको बोलते हैं बी लिम्फोसाइट, यानी कि बोन मैरो डिपेंडेंट लिम्फोसाइट्स। लेकिन टी लिम्फोसाइट बननी तो कहां पे, बोन मैरो के अंदर ही बनती है, लेकिन इसका परिपक्वन होने के लिए इसको कहां पे भेजा जाता है, थाइमस ग्लैंड के अंदर। किसके अंदर भेजा जाता है, थाइमस, इसलिए इसको बोलते हैं थाइमस डिपेंडेंट लिम्फोसाइट। तो एक होती है बी लिम्फोसाइट्स, एक क्या होती है, टी लिम्फोसाइट। यहां पे हाँ, गले में क्या होती है, दो ग्लैंड है, थायराइड और पैराथायराइड, ठीक है। थायराइड ऐसे होती है ट्रैकिया के साइड में, पैराथायराइड उसके पीछे चार है, ठीक है, दो स्लोप पे, दो स्लोप पे, ठीक है। अब थाइमस की बात कर दी मैंने, बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट की बात करती। अब ये क्या करते हैं, स्पेसिफिक एंटीबॉडी बनाते हैं, बॉडी के अंदर एंटीबॉडी बना के उनको क्या करती है, ब्लड के अंदर डाल देते हैं। अब ये बी वाली तो बी प्लाज्मा सेल वगैरह बना लेती है जो ब्लड के अंदर घूमती रहती है, पैथोजन को मिला उसको पकड़ लेगी, ठीक है। टी वाली, टी अलग अलग प्रकार की सेल में डिफरेंशिएट हो जाती है, टी साइटोटॉक्सिक सेल, टी हेल्पर सेल, ठीक, अलग अलग, ठीक है, नेचुरल किलर सेल, एनके सेल वगैरह अलग अलग प्रकार की सेल बना लेती है, ठीक है, ठीक है। तो साइटोटॉक्सिक किलिंग करती है, हेल्पर सेल क्या करती है, एंटीजन प्रेजेंट करती है, यानी कोई पैथोजन है तो पैथोजन का जो छोटा सा टुकड़ा लेके क्या करती है, अपने सरफेस के ऊपर प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर प्रेजेंट करती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर की तरफ ऐसे लगाती है उस एंटीजन को। अब उस एंटीजन बाहर जो लगा है उसको अपनी दूसरी वाली सेल जो है वो क्या करती है, जो किलिंग करती है, वो पहचानती है, पहचान के क्या करती है, उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बनाती है, ठीक है। तो आपकी बॉडी को बताती कौन है कि ये आपके पैथोजन ऐसा है, ये वाला पैथोजन आया, टी हेल्पर सेल, यानी कि कुल मिला के टी लिम्फोसाइट बता रही है। तो आपका जो एड्स का वायरस है, HIV वायरस है, वो एक्चुअली टी हेल्पर के सेल के अंदर जाके बैठ जाता है, लंग्स, फेफड़ों की टी हेल्पर सेल है उसके अंदर बैठ जाता है, और टी हेल्पर सेल को एंटीजन प्रेजेंट नहीं करने देता। और अगर जब तक एंटीजन प्रेजेंट टी हेल्पर सेल नहीं करेगी, बॉडी जो है वो उस पैथोजन को रिकॉग्नाइज नहीं कर पाएगी, और धीरे धीरे ये सभी प्रकार की जो टी हेल्पर सेल है उनको क्या कर देता है, इन्फेक्ट कर देता है, और अपना पूरा का पूरा इम्यून सिस्टम कोलैप्स हो जाता है। और जैसे ही इम्यून सिस्टम कोलैप्स होता है तो फिर क्या होता है, अपन को अपॉर्चुनिटी जो वेट कर रहे हैं, बाहर बैठे पैथोजन, मलेरिया का खूब तरह के पैथोजन बाहर बॉडी के बाहर वेट कर रहे हैं, वो क्या करते हैं, अपॉर्चुनिटी जो पैथोजन जिसको बोलते हैं, वो क्या करते हैं, अटैक कर लेते हैं। तो उस आदमी, एड्स के अंदर आदमी की डेथ HIV की वजह से नहीं होती, डेथ दूसरी बीमारियों की वजह से होती है। HIV क्या करता है, उसके लिए फेवरेबल इन्वायरमेंट बनाता है अंदर की तरफ, वो क्या करता है, इम्यून सिस्टम को पूरा क्या करता है, कोलैप्स। तो HIV किस का घर क्या होता है, TH, यानी कि टी हेल्पर सेल होती है, एक्चुअली क्या होती है, वो टी लिम्फोसाइट्स। तो अपन को इतना ही ध्यान रखना है, टी लिम्फोसाइट्स क्या करती है, थाइमस डिपेंडेंट सेल होती है, और विशिष्ट प्रकार की एंटीबॉडी प्रोड्यूस करती है बॉडी के अंदर। समझ में आई बात। तो ये क्या है आपकी WBC, जो क्या करती है, इम्यून सेल्स होती है, जो आपकी बॉडी की प्रतिरक्षा तंत्र का क्या होती है, महत्वपूर्ण हिस्सा होती है। RBC क्या कर रही है, ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट करने का काम कर रही है। अब पीछा बचा एक क्या, प्लेटलेट्स, और प्लेटलेट्स क्या करती है, रक्त का थक्का, यानी कि ब्लड क्लॉटिंग प्रोसेस के अंदर मदद करती है, ठीक है। इसमें इसके प्लेटलेट्स के साथ साथ कुछ क्लॉटिंग फैक्टर यानी स्कंदन कारकों का भी रोल होता है, इसमें फाइब्रिनोजन, प्रोथ्रोम्बिन, ऐसे 13 फैक्टर होते हैं, अलग अलग प्रकार के फैक्टर का रोल होता है, ठीक है। और तो उन फैक्टर के सिंथेसिस के लिए अपन को क्या चाहिए, विटामिन के आवश्यक होता है। तो ब्लड आपको पूछे ब्लड क्लॉटिंग की वजह से, यानी रक्त स्कंदन के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक है, तो के क्यों आवश्यक है, क्योंकि उस स्कंदन प्रोसेस के लिए जो कारक चाहिए, कारकों का संश्लेषण कौन करवाता है, विटामिन के लिवर के अंदर करवाता है। समझ में आई बात। तो ये है आपका ब्लड, और ब्लड कहां पे पंप होता है, आर्टरीज और वेन्स के अंदर। आर्टरीज की परिभाषा अपन को पता है, मैंने अभी बात कर ली। फिर इसके अलावा जो है धमनी है या आर्टरी है, इसकी दीवार चौड़ी होती है, इसकी दीवार चौड़ी होती है। फिर अपन ने क्या बोला था, ये क्या होती है, क्या होती है,
मैंने ब्लड वेसल्स के अंदर आर्टरीज और वेन की बात करी थी, ठीक है। इसकी जनरल परिभाषा अपन ने बात कर ली। आर्टरीज क्या करती है, रक्त को हृदय से दूर भेजती है, वेन्स हृदय की और लेके आती है। आर्टरी की दीवार जो है मोटी होती है, वेन्स की दीवार जो क्या होती है, पतली होती है। अब दीवार मोटी होगी तो अंदर वाली ल्यूमेन जो है वो क्या होगी, संकरी होगी। मतलब अगर आप किसी चीज की दीवार मोटी बना लोगे तो अंदर वाला जो खाली स्पेस है वो कम होगा, तो धमनी का जो अंदर वाली ल्यूमेन है वो क्या है, कम होगी। वेन्स की ल्यूमेन जो है वो क्या होगी, अंदर वाली चौड़ी होगी। फिर जो आपकी आर्टरीज है त्वचा के अंदर गहराई में विद्यमान होती है, जबकि जो वेन्स है वो त्वचा के ऊपर क्या होती है, सरफेस के ऊपर रहती है। आर्टरीज का रंग जो है गहरा लाल रंग का होता है, जबकि वेन्स का रंग कैसा दिखता है अपन को, ब्लू से हरा दिखता। क्या, हाँ इंट्रावेनस होता है, वो इंट्रावेनस होता है। इंजेक्शन अपने क्या लगता है, इंट्रावेनस, ठीक है। तो ये हो गया आपका सर्कुलेटरी सिस्टम। फिर ब्लड ग्रुप है, ठीक है। और ब्लड ग्रुप के अंदर कितने, ए बी ओ। तो इस ब्लड ग्रुप का जो निर्धारण अपन कर रहे हैं चारों का, ये किसके आधार पे कर रहे हैं, आपकी जो आरबीसी है, आरबीसी की प्लाज्मा जो झिल्ली है उसके ऊपर क्या है, एक ग्लाइकोप्रोटीन नेचर की क्या पाई जा रही है, कैसी नेचर है उसकी, ग्लाइकोप्रोटीन नेचर की क्या पाई जा रही है, एंटीजन पाई जा रही। ग्लाइकोप्रोटीन का मतलब क्या क्या हुआ, क्या मेम्ब्रेन के जो प्रोटीन है, किसके, आरबीसी की मेम्ब्रेन के प्रोटीन के बाहर कार्बोहाइड्रेट जुड़ा हुआ है, तो उनको मिला के फिर अपन ने क्या बोलता, ग्लाइकोप्रोटीन। सेल के अंदर पढ़ा था कल अपन ने, ठीक है। तो ग्लाइकोप्रोटीन नेचर किसकी है, तो आपको पूछे कि रक्त समूह के निर्धारण में जो एंटीजन काम आते हैं, उन एंटीजन की जो है रासायनिक प्रकृति कैसी होती है, तो वो कैसे होते हैं, ग्लाइकोप्रोटीन नेचर के, ठीक है। अब ये ग्लाइकोप्रोटीन कौन सा है, ये एंटीजन कौन सा है, वो डिसाइड करेगा कि ब्लड ग्रुप कौन सा है, ठीक है। एंटीजन अगर ए प्रकार का है तो ब्लड ग्रुप ए, बी प्रकार का तो ब्लड ग्रुप बी, दोनों ही है उसके अंदर जुड़े हुए हैं तो कौन सा है, ए बी, और कोई नहीं है तो क्या होगा, ओ। और रक्त समूह के निर्धारण के लिए अपने पास कितने एलील होते हैं, तीन। कितने होते हैं, तीन। कौन कौन से, आई ए, आई बी, और तीसरा होता है स्मॉल आई, या जिसको आई ओ भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, आई ओ। ये तीन एलील होते हैं। इन तीनों में से ये जो दोनों ऊपर वाले दो दोनों एलील है, ये क्या होते हैं, प्रभावी होते हैं, इफेक्टिव होते हैं, डोमिनेंट होते हैं। और ये बेचारा क्या है, गरीब है या अप्रभावी है। तो अगर किसी एलील के साथ ये वाला अपीयर होता है तो उस ब्लड ग्रुप का लक्षण क्या होगा, इस ऊपर वाले प्रभावी वाले को होगा ये अपना लक्षण शो। तो इस आधार पे तो अपना ब्लड ग्रुप का निर्धारण होता है कि पेरेंट्स से अपन बच्चे का अगर ब्लड ग्रुप निकालना हो तो इसी आधार पे अपन निकालते हैं, ठीक है। जैसे अगर मैं बोलूं कोई भी किसी के आदमी का ब्लड ग्रुप है, उसके अंदर ये एलील का कॉम्बिनेशन क्या है कि उसके अंदर एक तो ये आई ए है और दूसरा क्या है, आई ए है। ये कॉम्बिनेशन हो सकता है, या क्या हो सकता है, आई ए इसके साथ आई बी वाला हो सकता है, या आई ए इसके साथ स्मॉल आई हो सकता है, ठीक है। फिर आई बी हो सकता है, आई बी आई ए, तो आई ए आगे लिख लेता हूं मैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। फिर कि आई बी है और इसके साथ स्मॉल आई हो सकता है, और या क्या हो सकता है, ये पॉसिबल है। कितने हुए, 8 हो गए बस, ठीक है। तो देखो आई ए दोनों प्रभावी है, तो ऐसे व्यक्ति का ब्लड ग्रुप क्या होगा, ए ब्लड ग्रुप होगा। अगर किसी में एलील का आई ए और आई बी और दोनों के दोनों प्रभावी है तो ये भी अपना लक्षण शो करेगा, ये भी, यानी उस ऐसे व्यक्तियों के जो प्लाज्मा झिल्ली के ऊपर है वो आई ए वाला वो भी क्या करेगा, अपना एंटीजन जोड़ेगा, और आई बी वाला भी अपना क्या करेगा, एंटीजन जोड़ेगा। तो इस वजह से क्या होगा, इसका ब्लड ग्रुप कैसा आ जाएगा, ओ बी। अब इसमें
ये तो धनवान आदमी, ये अमीर आदमी, तो ये तो अपना एंटीजन जोड़ देगा, लेकिन ये बेचारे का कुछ नहीं कर सकता। क्या नहीं कर सकता? कुछ नहीं कर सकता। तो अब लक्षण ओनली किसका आएगा? आई ए का। तो ऐसे व्यक्ति का जो ब्लड ग्रुप क्या होगा? ए। इसका चूंकि दोनों बी है तो इसका क्या होगा? बी। इसका क्या? आई ए और आई बी दोनों है तो क्या होगा? ए बी। इसका ओनली बी, ये तो कुछ कर नहीं सकता, तो इसका क्या होगा? बी। और इसमें दोनों गरीब है, अब दोनों गरीब है तो क्या गरीब ही रहेगा। भाई मान लो किसी को राजस्थान जी के अच्छा आता है, भाई आप में एक एक, एक दो बंदे दोस्त है, एक को राजस्थान जी के अच्छा आता है और एक को क्या आता है, मान लो ये अपने हिंदी अच्छी आती है, ठीक है। तो जिसको राजस्थान जी के अच्छा आता है वो क्या करेगा? जिसको राजस्थान जी के नहीं आता उसको सब बता देगा, जिसको हिंदी अच्छी आती तो वो क्या करेगा? उसको बता देगा। यानी दोनों एक दूसरे की कमी को क्या कर रहे हैं? कंपनसेट कर रहे हैं। लेकिन दोनों के दोनों हिंदी में गरीब है, तो हिंदी तो गरीब ही रहेगी। यानी कि ये क्या है? दोनों के दोनों गरीब है, तो इसका लक्षण है दोनों का नहीं आएगा, नहीं आएगा, कुछ नहीं आएगा, तो क्या आएगा? ओ ब्लड ग्रुप। ठीक है। तो इससे अपन निकाल सकते हैं कि अगर पेरेंट्स का ब्लड ग्रुप कौन सा हो तो उससे संतानें कौन कौन से ब्लड ग्रुप की हो सकती है, तो इससे अपन को पता चल सकता है। ये है क्यों आपको, इसलिए तो ये रक्त समूह के निर्धारण करने वाली जीन जो है वो क्या होती है? बहु विकल्पितता का उदाहरण है, मल्टीपल एलिलिज्म, क्योंकि इसके 2 से अधिक एलील होते हैं, 3 एलील होते हैं, आई ए, आई बी और आई स्मॉल आई या आई ओ। जनरली किसी के 2 ही एलील होते हैं, जैसे कि अपन मेंडल में मटर के पौधे में पढ़े थे, मटर के लंबाई के लिए 2 ही एलील जिम्मेदार है, बड़ा टी छोटा टी, 2 ही एलील जिम्मेदार है। बीज के शेप के लिए क्या? आर और आर 2 ही जिम्मेदार है। कलर के लिए डब्लू और छोटा डब्लू 2 ही एलील है जनरली। लेकिन रक्त समूह के निर्धारण करने वाली जो जीन है उसके अंदर कितने एलील होते हैं? 3, जिसमें आई ए और आई बी दोनों तो क्या होते हैं? इफेक्टिव या प्रभावी होते हैं, डोमिनेंट होते हैं, और स्मॉल आई जो होता है वो क्या होता है? अप्रभावी होता है। समझ में आई बात? तो क्लियर है? तो यहां पे अगर बोलूं इस 3 एलील की वजह से, 3 एलील की वजह से ब्लड ग्रुप के कितने फिनोटाइप आ रहे हैं? लक्षण प्रारूप 4, लक्षण प्रारूप 4 ही है क्योंकि 4 ब्लड ग्रुप है। लेकिन अगर जीनोटाइप या जीनी प्रारूप पूछूं तो कितने हैं? 8 है, अलग अलग तरह के। हम दोनों का ब्लड ग्रुप मान लो इसका इसका सेम है, लेकिन इसका जीन प्रारूप तो अलग है, संगठन तो जीनों का अलग अलग है, ठीक है। तो लक्षण प्रारूप कितने? 4, क्योंकि 4 ब्लड ग्रुप का निर्धारण कर पा रहा है। लेकिन जीनी प्रारूप या जीनोटाइप कितना आ पा रहा है उसका, उसकी वजह से 8, ठीक है। तो ये ब्लड ग्रुप का निर्धारण, ठीक है। तो 4 ब्लड ग्रुप अपन ने देखे थे, ए बी और ओ, और इनका निर्धारण किसके आधार पर किया जाता है? आरबीसी की सतह के ऊपर उपस्थित ए तथा बी एंटीजन की उपस्थिति तथा प्लाज्मा के अंदर उपस्थित एंटीबॉडी के निर्धारण के आधार पर क्या करते हैं कि कौन सा ब्लड ग्रुप होगा। तो आपको पूछे कि एंटीजन कहां पे विद्यमान होती है, तो आरबीसी की सतह के ऊपर। किस नेचर की होती है? तो ग्लाइकोप्रोटीन नेचर की। तो एंटीबॉडी कहां पे होते हैं? तो के प्लाज्मा के अंदर होते हैं। भाई ऐसा होता है, ये रक्त वाहिनी है, इसमें बाहर तो क्या होता है? प्लाज्मा, और इसके अंदर जो है रक्त कोशिकाएं तैरती रहती, ठीक है। तो मान लो ये आरबीसी तैर रही है, आरबीसी तैर रही है, और ऐसे आरबीसी तैरती हुई आरबीसी के ऊपर ऐसे सरफेस के ऊपर कुछ ऐसे कार्बोहाइड्रेट लगे, तो ये तो क्या है? मान लो ये एंटीजन है, ये तो है एंटीजन, ठीक है। और प्लाज्मा के अंदर जो है इस प्रकार के क्या है? एंटीबॉडी ऐसे तैर रहे हैं। अब इन एंटीबॉडी का काम क्या है? जो एंटीबॉडी इस प्लाज्मा के अंदर तैर रहे हैं, इन एंटीबॉडी का काम है कि मेरे जैसा ब्लड के अलावा, यानी कोई दूसरा ब्लड ग्रुप का व्यक्ति का ब्लड है वो मेरे के अंदर नहीं आना चाहिए। जैसी आएगा उनकी आरबीसी को ये एंटीबॉडी पकड़ लेंगे। क्यों? उनकी आरबीसी के ऊपर क्या एंटीजन लगा हुआ है, और एंटीजन को ये पहचान लेंगे। जैसे ही पहचान लेंगे उसकी आरबीसी को पकड़ लेंगे और आरबीसी का क्या कर देंगे? लाइसिस कर देंगे। तो ये घटना कैसे होती है इधर देखो। जैसे कि ब्लड ग्रुप ए वाला व्यक्ति है, ठीक है, मैंने बोला जैसा ब्लड ग्रुप उसके अंदर एंटीजन भी वैसा। तो ऐसे व्यक्ति के अंदर एंटीजन कैसा है? एंटीजन ए। अब अगर
इसमें मैं इस खुद के एंटीजन के विपरीत ही अगर उसके अंदर ब्लड के अंदर एंटीबॉडी हो तो इसकी खुद की आरबीसी को ही मार देगा ये, लेकिन नहीं तो गड़बड़ है। तो क्या मेरे को एंटीबॉडी इसके अगेंस्ट वाली दूसरी विपरीत रखनी पड़ेगी। तो इस व्यक्ति के अंदर जो एंटीबॉडी होती है वो एंटी बी होती है। क्या होती है? एंटी बी, या इसको क्या बोल सकते हैं अपन, स्मॉल बी बोल सकते हैं। एंटीबॉडी बी। बात क्लियर है? तो अब क्या होगा, खुद के ब्लड के अलावा कोई दूसरा ब्लड ग्रुप ऐसा जिस ब्लड ग्रुप के पास में एंटीजन कैसा हो, बी, उसको ये एक्सेप्ट कभी भी नहीं करेगा। तो अपन को पता है बी ब्लड ग्रुप, ए बी ब्लड ग्रुप, ओ ब्लड ग्रुप, इसके अलावा ब्लड ग्रुप तो ये 3 है। मैंने बोला बी वाले के पास एंटीजन क्या होता है, बी होता है। उसी प्रकार ए बी वाले के पास एंटीजन क्या होता है, ए बी, और ओ के पास बेचारे के पास कोई भी एंटीजन नहीं है। बात क्लियर है? तो कोई भी एंटीजन अगर किसी के पास नहीं है तो इस सामने वाले के पास कैसी भी एंटीबॉडी होना क्या फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि सामने लड़ने वाला कोई है ही नहीं भाई। इधर ब्लड के पास तो एंटीबॉडी एंटी बी पड़ी है, लेकिन इस सामने इसके पास लड़ने वाला कोई है ही नहीं है। तो इससे तो भला ही इस ए वाले को आए ना, कोई दिक्कत नहीं। क्यों? ये तो एंटी बी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो ब्लड अपना आप आ जाएगा इसका। तो अगर मैं ए बी की बात करूं, अगर ए बी ब्लड ग्रुप वाले की बात करूं, तो ये क्या करेगा, इस ए बी ब्लड ग्रुप वाले के पास आरबीसी के ऊपर इसको ए एंटीजन से तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन बी वाला का दुश्मन यहां पे आगे तैयार बैठा है। तो कुल मिला के इसको भी ये क्या करेगा, लाइसिस कर देगा ऐसी आरबीसी का भी, ठीक है। और बी वाले के अंदर तो बी एंटीजन है ही है, इसको तो ये क्या करेगा। तो यानी ए वाला ना तो ए बी से ले पाएगा ना बी से ले पाएगा, ये केवल और केवल या तो क्या करेगा, खुद का खुद से ही लेगा, और या किससे ले पाएगा, ओ से ले पाएगा। तो ए ब्लड ग्रुप को कौन ब्लड दे सकता है, या तो खुद ए और या ओ। समझ में बात? फिर बी, सेम कंसेप्ट, एंटीजन क्या है इसके अंदर, बी, एंटीजन बी है तो एंटीबॉडी यानी क्या होगी, एंटी ए। बस, तो क्या, एक तो खुद से लेगा और दूसरा किसे लेगा, ओ से। क्यों? ए से ले नहीं सकता, एंटी ए सामने है, और ए बी से भी नहीं ले सकता, क्योंकि ए बी का ए वाला जो एंटीजन है उसके अगेंस्ट ये काम करना चालू कर लेगी। तो ये हो गया बी। फिर ए बी ब्लड ग्रुप, अब इसमें दोनों ही एंटीजन है, तो एंटीबॉडी कुछ भी नहीं रख सकता ये, क्योंकि अगर ए एंटीबॉडी एंटी ए रखी तो ए वाले को मार देगी, और बी एंटीबॉडी रखी तो क्या करेगी, बी वाले को मार करेगी। तो ऐसे व्यक्तियों के अंदर बिल्कुल होगी, अभी 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 पढ़ेंगे अपन, ठीक है। तो ए बी के पास एंटीजन तो दोनों है, लेकिन एंटीबॉडी कोई नहीं है। तो सामने से क्या भी आए ना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इसको, कौन सा ही एंटीजन आएगा। तो क्या करेगा, ये ए बी खुद का तो खुद का लेगा ही लेगा, इसके अलावा ये ए से भी ले सकता है, बी से भी ले सकता है, और ओ से भी ले सकता है, ठीक है। तो अब बात कर लेते हैं अपन लास्ट हुआ ओ ब्लड ग्रुप की। मैंने क्या बोला, इस बेचारे के पास एंटीजन ना तो ए है ना बी, दोनों कोई भी नहीं है, दोनों ही एब्सेंट है। तो दोनों ही एब्सेंट है तो ये क्या करेगा, एंटीबॉडी अपने पास दोनों हथियार दोनों रखेगा, यानी इसके पास एंटी ए भी है और एंटी बी एंटीबॉडी भी है, दोनों एंटीबॉडी है, एंटी ए एंटीबॉडी और एंटी बी एंटीबॉडी, दोनों एंटीबॉडी है। तो अगर मैं यहां से ए लाऊं, ए के पास एंटीजन कौन सा है, ए एंटीजन है, तो ये वाला गड़बड़ कर देगा, ऊपर वाला नहीं ले सकते भाई। अगर के भाई मैं बी वाला लेके आऊं, तो बी वाले में क्या, ये तैयार बैठा है, ये गड़बड़ कर देगा। ए बी लाऊं
दोनों तैयार बैठे, गड़बड़ कर देगा। तो अगर ओ लाऊं, ओ में मैंने क्या बोला कि दोनों ही दोनों एंटीजन नहीं है, तो एंटीबॉडी कोई हो, दोनों के 4 रख लो, भले कुछ भी रखो, तो क्या होगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ओ है वो क्या लेगा, इससे ले सकता है, यानी ओ है जो ये खुद का क्या ले सकता है, खुद से ही ले सकता है। तो इसमें कौन किससे ब्लड ले सकता है, इससे तो कोई दिक्कत नहीं है। अब इन ब्लड ग्रुप की खोज किसने करी, लैंडस्टीनर। किसने करी, लैंडस्टीनर। ठीक है, बात क्लियर है। अब कुछ टाइम के बाद में लैंडस्टीनर और एक दूसरा आदमी था, उन्होंने क्या करा, एक जो मक्का का बंदर होते हैं, लाल मुंह वाले बंदर, जिनको बोलते हैं रिसर्च मंकी, क्या बोलते हैं, रिसर्च मंकी। और रिसर्च का शुरुआत वाला आर वर्ड लेके यहां पे एक और एंटीजन की खोज करी, जिसको क्या बोलेंगे अपन, RH एंटीजन। तो पहले जो अपन ने ब्लड ग्रुप, 4 ब्लड ग्रुप जो निकाले, वो ब्लड ग्रुप थी ABO ग्रुपिंग। कौन सी ग्रुपिंग थी, ABO ग्रुपिंग। उसको क्या बोलते हैं, ABO ग्रुपिंग। अब दूसरा कंडीशन में अपन क्या कर रहे हैं, RH एंटीजन के आधार पे इसको बोलते हैं RH ग्रुपिंग। क्या बोलेंगे, RH ग्रुपिंग। क्या कर रहे हैं, RH ग्रुपिंग। किसके आधार पे कर रहे हैं, कि RH एंटीजन की उपस्थिति तथा अनुपस्थिति के आधार पे। और ये एंटीजन है जो क्या प्रोटीन की नेचर की होती है, यानी मेम्ब्रेन के बाहर कोई प्रोटीन लगा हुआ है, बाहर की तरफ कोई प्रोटीन लगा हुआ है, ग्लाइकोप्रोटीन नहीं है। कैसा है, इसकी नेचर कैसी है, प्रोटीनियस है। कैसी नेचर, कैसी प्रकृति है, प्रोटीन प्रकृति है। ग्लाइकोप्रोटीन नहीं, सिर्फ प्रोटीन है। मेम्ब्रेन के बाहर की तरफ प्रोटीन लगा हुआ है। मैंने बोला ना, प्रोटीन मेम्ब्रेन के अंदर पूरा धसा हुआ भी हो सकता है और थोड़ा पार्शियल रूप से बाहर भी लगा हुआ हो सकता है। तो ये मेम्ब्रेन के बाहर की तरफ लगा हुआ कोई प्रोटीन है, किसके ऊपर, RBC के ऊपर। अब उसमें ये A और B एंटीजन वो तो लगे हुए, इसके अलावा कोई दूसरा है ये, ठीक है, जिसको अपन ने नाम दे दिया RH एंटीजन। और ये जो RH एंटीजन जो होता है, ये वाला, ये इसको अपन बोलते हैं एंटीजन D। ऐसे तो खूब तरह के एंटीजन होते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा एंटीजेनिक प्रॉपर्टी जो होती है वो क्या होती है, एंटीजन डी की होती है। इसलिए पर RH एंटीजन में अपन एक ही लिखते हैं कि एंटीजन डी है, बाकी A B C D E खूब तरह के एंटीजन होते हैं, उनका कोई इतना इफेक्ट नहीं होता। इसलिए सबसे ज्यादा इफेक्टिव कौन सी होती है, एंटीजन डी होती। इसलिए RH एंटीजन में याद रखना एंटीजन डी, ठीक है। तो RH ग्रुपिंग, तो यहां पे प्रॉब्लम आ गई। तो अब क्या करना पड़ेगा मेरे को, सफलतापूर्वक ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, मैचिंग जब मैं कर रहा हूं, तो मैचिंग के लिए मेरे को ABO ग्रुपिंग तो करनी है, साथ साथ में मेरे को क्या करनी पड़ेगी, अब RH ग्रुपिंग भी करनी पड़ेगी। तो हर एक ब्लड ग्रुप 2 प्रकार का हो गया, पॉजिटिव और नेगेटिव। क्या मतलब हुआ, अगर कोई ब्लड ग्रुप पॉजिटिव है यानी कि उसके अंदर जो RH एंटीजन प्रेजेंट है, ठीक है, और कोई भी व्यक्ति अगर कोई भी ब्लड ग्रुप उसके अंदर नेगेटिव है यानी कि उसके अंदर RH एंटीजन क्या है, प्रेजेंट नहीं है। तो किसी के अंदर अगर RH एंटीजन प्रेजेंट है तो एंटी RH एंटीबॉडी नहीं होगी, सेम उसी की तरह। और RH एंटीजन नहीं है तो उसमें उसके अगेंस्ट क्या होगी, एंटीबॉडी होगी। तो क्या पॉजिटिव वाला ब्लड नेगेटिव को दे सकता है क्या? अब इधर देखो, अपन को सीधा ध्यान रखना, रटना नहीं है भाई। मान के चलो कि A पॉजिटिव है कोई ब्लड ग्रुप, यानी इसके पास कौन से एंटीजन है वो काउंट कर लो। A वाले के पास एक, तो इसके पास A एंटीजन A है, ठीक है। एक एंटीजन D है या एंटीजन RH है, वो लिख लो, भले कुछ भी लिखो, ये दोनों है, ठीक है। तो दोनों है तो मतलब इसमें एंटी RH एंटीबॉडी नहीं हो सकती, वो एब्सेंट है। और इसमें क्या है, एंटी B है, बाकी कोई एंटीबॉडी नहीं है। एक ही एंटीबॉडी है इसके अंदर, बाकी कोई एंटीबॉडी नहीं है, क्योंकि इसमें तो एंटीजन आ गया, तो इसकी एंटीबॉडी नहीं रख सकता ये। तो फिर अब इसको रेस्ट्रिक्ट, ब्लड किसी से अगर ये लेगा तो इसको रेस्ट्रिक्ट करने का काम ये एक ही करेगा। तो इसलिए मैं बोलता हूं कि सफलतापूर्वक ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए दाता जो है उसका हमेशा एंटीजन चेक करते हैं, और जो ग्राही है उसके अंदर हमेशा क्या चेक करते हैं, एंटीबॉडी चेक करते हैं।
जो डोनर है तो या दाता है उसकी क्या चेक करते हैं, एंटीजन चेक करते हैं। तो एंटीजन कहां पे है, आरबीसी के ऊपर है, ठीक है। और जो ग्राही है उसकी क्या चेक करेंगे, एंटीबॉडी यानी एबी, ऐसा शॉर्ट में लिख रहा हूं, एंटीजन का शॉर्ट में एजी लिखते हैं, एंटीजन। समझ में आई बात। अब तो यही लाइन याद रख लेना, सफलतापूर्वक ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए क्या करी, ब्लड ग्रुपिंग करी जाती है, मैचिंग करी जाती है, एबीओ ग्रुपिंग भी करते हैं, आरएच ग्रुपिंग भी करते हैं। और सफलतापूर्वक ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए, रक्त स्थानांतरण के लिए क्या दोनों आपस में मैच नहीं होने चाहिए, यानी कि दाता का क्या चेक करते हैं, एंटीजन, और ग्राही की क्या चेक करते हैं, एंटीबॉडी, ठीक है। अब इसमें एंटीबॉडी मैंने चेक कर ली क्योंकि ये ब्लड ले रहा है, एंटीबॉडी क्या है, एंटीबी। तो एक बात ये है, एक पहली बात तो ये कोई भी प्रकार का बी ब्लड ग्रुप है उससे नहीं ले सकता, भले पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो। क्यों, पॉजिटिव नेगेटिव तो आरएच का है, लेकिन आरएच से पहले एबीओ ग्रुपिंग वाला मामला गड़बड़ कर रहा है। गड़बड़ तो कौन सा कर रहा है, एबीओ ग्रुपिंग वाला कर रहा है। और दूसरा एबी ब्लड ग्रुप है, ये भी क्या नहीं दे सकता, इसको नहीं दे सकता। अब एबीओ ग्रुपिंग की मैंने बात कर ली, बात पीछे बचा कौन सा, ओ और ए, दो ही तो बचे, क्योंकि ये खुद से ले सकता है, अपन को पता है ए वाला खुद से लेगा या ओ से लेगा। अब इसमें भी अपन ने और डिवाइड कर दिया, आरएच से ग्रुपिंग कर दी, यानी कि यहां पे क्या हो गया, ए पॉजिटिव हो गया, ए नेगेटिव, ओ पॉजिटिव हो गया, ओ नेगेटिव, ठीक है। अब मैं क्या बोल रहा हूं कि इसके पास क्या नहीं है, किसके पास, एंटीबॉडी बी है, तो इसका तो मैंने जो काम था वो पहले ही सॉल्व कर दिया। अब इससे कोई लेना देना नहीं मेरे को, क्योंकि इसका प्रॉब्लम इनके साथ नहीं है। इनका प्रॉब्लम अगर है किसी के साथ, आरएच एंटीबॉडी के साथ है और वो इसके पास नहीं है, तो ए दे सकता है, ये भी दे सकता है, ये भी दे सकता है, और ये भी। अगर ए नेगेटिव होता यहां इसी जगह पे, मैं सेम अगर इसको क्वेश्चन को चेंज कर दूं, क्या है ये व्यक्ति कैसा है, ए नेगेटिव, तो ये ऊपर वाला सिस्टम तो सेम ही होता। अब निचले में क्या मामला, इधर देखो कि ए पॉजिटिव यानी कि आरएच है इसके पास, आरएच एंटीजन है इसके पास, लेकिन इधर आरएच एंटीजन तो नहीं है इसके पास, लेकिन एंटी आरएच एंटीबॉडी है, यानी ऐसी एंटीबॉडी जो आरएच के विपरीत काम करती है, ये पड़ी है। तो इसके पास एंटीजन है, तो यानी ये जो ए पॉजिटिव वाला है इसको नहीं दे सकता, उसी प्रकार ओ पॉजिटिव वाला भी इसको नहीं दे सकता। तो कौन दे सकता, केवल ए नेगेटिव और ओ नेगेटिव। तो इस आधार पे सार्वत्रिक दाता ग्रुप है, अगर नॉर्मली तो ओ है, लेकिन फिर भी अगर और क्लासिफिकेशन करें तो कौन है, ओ नेगेटिव। और सार्वत्रिक ग्राही की बात करें तो वो कौन सा है, ए बी पॉजिटिव। पॉजिटिव है तो उसमें एंटीबॉडी नहीं होगी आरएच वाली, और ग्राही की हमेशा क्या चेक करते हैं, एंटीबॉडी चेक करते हैं। ग्राही की हमेशा क्या चेक करते हैं, एंटीबॉडी। और जो है दाता उसके क्या चेक करते हैं, हमेशा एंटीजन। चूंकि इसके अंदर है ए बी पॉजिटिव है, कोई भी एंटीबॉडी नहीं है, ए और बी भी नहीं है और आरएच भी नहीं है, तीनों ही प्रकार की एंटीबॉडी नहीं है, तो ये क्या कोई भी ब्लड ग्रुप दो इसको क्या करेगा, ये ले लेगा। तो इसके आधार पे कैसा भी सवाल आपको दे देना, कितना भी घुमा के देख देता, आपको कंसेप्ट पता है। सबसे पहले एबीओ ग्रुपिंग मैच करी, फिर इसको खत्म करा, इसको फिर छोड़ दिया, फिर अब आरएच ग्रुपिंग की आ जाओ, जैसे ही आ जाओ कौन मैच नहीं कर रहा है, करा, उसका आंसर निकला सीधा, ठीक है। तो कभी भी सवाल गलत नहीं होगा, ठीक है। तो ये था अपना सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक है। और ठीक है, और बाकी वाले एक दिन जब और टाइम मिलेगा तो डाइजेस्टिव और रिप्रोडक्टिव थोड़ा सा मैं समझा दूंगा, ठीक है। और रिप्रोडक्टिव के अंदर हार्मोन का रोल वगैरह है थोड़ा बहुत, तो वो मैं जब हार्मोन या एंडोक्राइन सिस्टम करेंगे ना, तो उसके अंदर क्या करेंगे, वो हार्मोन डिस्कस कर लेंगे, और थोड़ा बहुत रिप्रोडक्टिव उसके अंदर आ जाएगा सारा सारा, है ना। और डाइजेस्टिव है तो एक बार मैं बता दूंगा, और पहले आपने पढ़ भी रखा है तो फिर भी एक बार मैं बता दूंगा, है ना, ताकि हो जाएगा, ठीक है। और अगले सवाल के लिए इसको करना, ठीक है। कल क्या है कोर्स में, क्या है कल,
ठीक है, 3 है कल। चलो कल अपना मैक्सिमम मतलब जो अच्छा काम का है, जो सवाल बनता है एंडोक्राइन से बनते हैं आपके सवाल, ठीक है। तो अच्छा पढ़ेंगे अपन कल एंडोक्राइन, ठीक है। थोड़ा जल्दी फिनिश हुआ तो थोड़ा बहुत रेस्पिरेटरी के बारे में या थोड़ा बहुत उसके एक्सक्रेटरी के बारे में भी बता दूंगा, है ना, ठीक है।